Hello, Jabis. Welcome back in another episode of I Am the Higher of Villain Family. Hope so that you guys are doing really very well and happy to all of you. मेरी तरफ से ये एक छोटा सा ईद गिफ्ट है आप लोगों के लिए जिसमें मैंने पूरी कॉमिक जो है उसे एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसको अपनी ईदी के तौर पे ले सकते हो। और हाँ, मुझे ईदी में कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स और प्यारा सा लाइक दे देना, ओके। तो बस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टेप टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। एपिसोड का स्टार्ट होता है, हमें यहाँ पर गेट को खोलते हुए दिखाया जाता है जिसमें से पहले बहुत सारी पिंक रोशनी निकलती है, उसके बाद गोल्डन रोशनी निकलती है। यहाँ पर एरन जो होती है वो चलाती है और कहती है क्या तुमने कर लिया कैटी, और कैटी भी शॉकिंगली देख ही रही होती है और फिर गेट खुलता हुआ दिखाया जाता है जिसका खुलने का इंतजार बेसब्री से ये चारों खड़े होकर कर रहे होते हैं। खैर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो जो गेट है वो खुल चुका है, लेकिन आगे अंदर एक और गेट मौजूद है जिसे देख कर कैटी कहती है तो ये मेन एंट्रेंस गेट है, मुझे याद है मुझे ग्रैंडपा ने कुछ दिया था। ये कहते हुए वो अपना गेट बैग खोलती है और उसमें से एक चाबी निकालती है और फिर उस चाबी को डालते ही वो गेट जो है वो खुल जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। आयरन कहती है क्या यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और कैटी भी यही बोलती है कि मुझे डर लग रहा है, ये इतना डरावना क्यों दिख रहा है। और फिर कहती है मगर, और ये कहते हुए वो अंदर जाती है। यहाँ पर आयरन जो है वो चला रही होती है कि कैटी वहाँ पर बहुत अंधेरा है, अंदर मत जाओ, कुछ डेंजरस हो सकता है वहाँ पर। लेकिन कैटी बोलती है कि बेशक यहाँ पर बहुत अंधेरा है, इतना अंधेरा कि मैं अपने आगे कुछ भी नहीं देख पा रही, फिर भी मुझे अपने ग्रैंडपा के यहाँ से खुशबू आ रही है जिसकी वजह से मुझे यकीन है यहाँ पे कुछ बुरा नहीं होगा मेरे साथ। कहते हुए वो हिम्मत जुटाती है और फिर अंदर जाती है तो हमें उसको बहुत ज़्यादा शॉकिंग फेस दिखाया जाता है, जिसकी वजह से सामने का व्यू हमें दिखाया जाता है कि वो वाकई शॉकिंग होता है। मतलब बहुत सारा गोल्ड उसके सामने बस ऐसे ही पड़ा होता है, जैसे देख के कैटी तो कह रही होती है कि ये जगह क्या वाकई ये ज़मीन के ऊपर है, मुझे तो लगता है मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ, यहाँ पर इतना सोना क्यों है, वाओ ये कितना खूबसूरत दिख रहा है और अमेजिंग है, ये डायमंड क्या ये असली डायमंड है। ये कहते हुए उसको हाथ में उठाती है और रो रही होती है लिटरली के। खैर आगे उस डायमंड को देखते हुए कैटी जो है वो आगे देखती हुए कहती है वाह इतना सारा पैसा, क्या ये वाकई ग्रैंडपा मेरे नहीं छोड़ के गए, मुझे यकीन नहीं आता मैं इतनी रिच हो गई हूँ। और फिर उसके सोने के ऊपर ना लोटियाँ मारी होती है, मतलब कि इधर उधर ग्लेट रही होती है और कहती है कि इतना सारा है कि मैं इसके पार भी नहीं देख पा रही, मतलब कि एक पहाड़ होता है सोने का जिसके पार पता नहीं कितना और सोना होगा, लेकिन वो उसके ऊपर चढ़ के नहीं देख पा रही होती उसे। आगे हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कैटी जो है वो आराम से लेट जाती है और कहती है वाह ये कितना सारा है ना। अचानक से उसको अपने गले से ना किसी चीज़ की बजने की आवाज़ आती है और वो अपने गले में जो मौजूद नेकलेस होता है उसे निकालती है और कहती है क्या इससे आवाज़ आई थी अभी। और फिर उसके ऊपर नाम हैरिसन लिखा हुआ आता है जो कि ग्रैंडपा का नाम है। यहाँ पे कैटी बोलती है क्या मतलब अभी यहाँ पे ग्रैंडपा का नाम है और फिर वो नाम गायब हो गया, क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ का ओनर जो है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद उस लॉकेट के ऊपर लिखा होता है कि अपना नाम कहो। कैटी बोलती है कि क्या मुझे अपना नाम बोलना है, ठीक है फिर मेरा नाम कैटेशिया एंसले है। और जैसे ही वो अपना नाम लेती है उसके सामने एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि तुम्हारा हम वेलकम करते हैं सेंट्रल बैंक के वीआईपी क्लब में, अब तुम अपने जितने भी एसेट्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकती हो। यहाँ पे कैटेशिया उस जो डॉक्यूमेंट पर लिखी हुई जायदाद जो होती है उसे पढ़ती है, कहती है वाह क्या ये सब वाकई ग्रैंडपा का था, क्या वाकई ग्रैंडपा आप चाहते हैं कि मैं इन सबको ले लूँ, फिर मेरी ज़िंदगी का तो फिर अब एक ही मकसद है कि मुझे इस तरह इसको कैसा खर्च करना है। ये जायदाद बहुत ज़्यादा मुश्किल में होगी क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इस पर कोई भी डाका डाल सकता है, लेकिन मैं इसको कभी भी खो नहीं सकती, मुझे इसको संभाल के रखना होगा। और फिर वो कहती है इसके बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल मुझे लगता है मुझे बाहर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग मेरा इंतजार करेंगे, चलो फिर इमरजेंसी के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए उनको जमा कर लेते हैं। ये कहते हैं वो एक बैग निकालती है और उसके अंदर बहुत सारा सामान जो है उसे भर लेती है, मतलब कि सारे गोल्ड जितने भी है उसके पास। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों जो है वो बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर एंडन बोलती है कि बाय द वे ये 4270401 यानी कि उस गेट का पासवर्ड ये है क्या जी। यहाँ पर जो ड्यूक होता है वो बोलता है कि ये जो है इंपीरियल कैलेंडर के मुताबिक अप्रैल 1 427 डेट है। तो जो एंडन है वो कहती है डेट ये तो 10 साल पहले की है ना, तो ड्यू कहता है हाँ मुझे लगता है ये प्रोबेबली वही डेट होगी जिस दिन ग्रैंडफादर को वो बच्ची जो है मिली थी। एंड कहती है कि वाकई ये काफ़ी इनफॉर्मल पासवर्ड नहीं था, मतलब कि ग्रैंडपा को वही पासवर्ड रखना था जो कि कैटिशिया का बर्थ डेट है। तो ड्यू कहता है कि वैसे उसकी बर्थ डेट के बारे में उसकी फैमिली मेम्बर्स को या फिर उसके अलावा किसी को नहीं मालूम होगा, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा पासवर्ड था। और वो लोरी मुझे याद है, ये लोरी मुझे मेरे फादर सुनाया करते थे जब मैं बचपन में बीमार होता था। बाय द वे ये बात ड्यूक ने अपने दिल में कही थी और वो बताता है कि ये जो लोरी है ना इसमें ब्लास्को फैमिली की पूरी फेट है, मतलब इनकी पूरी की पूरी किस्मत छुपी हुई है। क्या फादर आप वाकई चाहते थे कि वो आगे जाकर इसकी ओनर बने, इसकी हायर बने, मुझे यकीन नहीं आता आपने इसको कितने अच्छे से पाला। अभी ये गेट खुलता है और सामने से हमें कैटी को दिखाया जाता है जो कि तलवार लेके बाहर आती है और कहती है मैं आ गई, इधर उधर देखती है मगर उसे कोई नहीं दिखता सिवाय उस ग्रीन हेयर वाले पर्सन की। वो फॉरन से उसके पास जाती है और कहती है क्या मैं पास हो गई, ठीक है ना मैंने सही कहा ना। और वो इतनी क्यूटली ये बात कह रही थी मगर फिर भी वो पर्सन गुस्सा होता है, कहता है कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनी। इतने में क्या कैटी को पीछे से आवाज़ आती है कि तुमने फर्स्ट टेस्ट जो है उसे पास कर लिया है, मुबारक हो। और फिर एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आता है जिसके ऊपर वही जो फैमिली वो स्टैम्प होती है ना वो बनी होती है और वो बोलते हैं कि कैटेशिया तुम पास हो गई। और फिर कैटेशिया भी चलाती है याहू मैंने फाइनली इस टेस्ट को पास कर ही लिया। एपिसोड का स्टार्ट होता है हमें उसी साइनमैन को दिखाया जाता है जो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर रहा होता है। वो बोलता है कि डियर कैटी आपने जो डॉक्यूमेंटेशन थी और सारा जो काम था वो टेस्ट आपने पास कर लिया है, तो क्या आप ऐसे कोई चेंजेस हैं जिन्हें आप करवाना चाहती हैं। तो यहाँ पर जो कैटी है वो कहती है कि हाँ जितनी भी हिस्ट्री है ना इस बैंक की पिछले 34 सालों की उसे तुम ना 403 से 437 पे कन्वर्ट कर दो, मैं उनके ऊपर पर्सनली चेकिंग करना चाहती हूँ। तो वो पर्सन कहता है कि ये काम तो बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है इसमें 1-2 हफ्ता लग जाएगा, क्या ये आपके लिए ठीक होगा। तो कैटी कहती है हाँ ठीक है।
कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर दिल में कहती है कि मुझे लगता है कुछ चूहे हैं जो कि फ्रंट से चोरी कर रहे हैं, मुझे इस बात का पर्सनली ध्यान रखना होगा कि ऐसा कुछ आगे से ना हो, और मैं आखिरकार इसको खुद ही करूँगी। और ये कहते हुए वो कुछ सामान को पकड़ती है और बाहर की तरफ आती है, जहाँ पर सारे जो है उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। कैटी बोलती है फाइनली मैं बहुत ज़्यादा रिच हो गई हूँ। खैर हमें फिर दिखाया जाता है ड्यूक का पैलेस, और यहाँ पर भी वही स्टैचू रखा होता है जिससे कैटी बहुत बुरा डर गई थी। अगर आप लोगों को मालूम है, आपने लास्ट एपिसोड देखी हो तो कैटी इसको देखती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा डरावना है, मुझे यकीन नहीं आता, ये वाकई बहुत ज़्यादा ईविल है, तभी इसको जगह जगह रखा गया। एंडन जो है कैटी को घबराया हुआ देख के कहती है मुझे याद आ गया, तुम अंदर इसी स्टैचू को देख के डरी थी ना, मुझे यकीन नहीं आता तुम एक पत्थर जैसे स्टैचू से डर गई, तुम वाकई उससे लड़ रही थी। ओफ कैटी, तुम कितनी ज़्यादा शरारती और बहुत मासूम हो। ये बात जो एंडन है ना वो कैटी को कह रही होती है। यहाँ पे जो रहने वाला पर्सन होता है वो बोलता है कि लेडी प्लीज़ इस तरफ चलिए, और फिर गेट खोलता है और हमें सामने दिखाया जाता है मार्गरेटा को, और वो बोलती है कि वाह तुमने टेस्ट कितने अच्छे से पास कर लिया कैटी। और कैटी कहती है मार्गरेटा तुम यहाँ पर हो, वाकई मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मार्गरेटा कहती है कि प्लीज़ तुम इन अपनी चीज़ों को ना इस सेफ में रख सकती हो, ये ज़्यादा सेफ है, या मतलब कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, तो तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकती हो। और हमें सेफ को दिखाया जाता है। यहाँ पे जो कैटी है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है कि मार्गरेटा तुम्हारा शुक्रिया। तो मार्गरेटा कहती है तुम्हारा शुक्रिया, अब जाओ अंदर जाके आराम करो, कुछ चाहिए तो बेल रिंग करना है। यहाँ पे कैटी उसके कपड़ों को खींचती है और फिर उसके गले कह रही हूँ गाल के ऊपर चूमती है। यहाँ पे मार्गरेटा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है वाह वाकई तुमने तो मेरा हर्ट टच कर दिया। कहती है कि तुमने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, तो मुझे भी तो रिटर्न में कुछ करना चाहिए ना। ये कहते हुए वो मुस्कुरा रही होती है और उसके बाद वो कमरे में लेट जाती है और कहती है कि फाइनली एक टेस्ट से मैंने पास कर लिया, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ है जिसको मुझे चाहिए और जो मुझे हासिल करना है, वो आप हो ग्रैंडपा। मुझे वाकई आपकी बहुत याद आ रही है, ये क्यों मेरा है, ये हमारा क्यों नहीं, प्लीज़ आप वापस आ जाओ, हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करना होगा। और फिर कहती है फाइनली वो वक्त आ गया है जब चीज़ों को सेफ जगह पे पहुँचाना है। और ये सोचते हुए वो उसी नेकलेस को निकालती है और उसी दूसरी दुनिया में जो कि मॉडर्न वर्ल्ड होता है उसमें पहुँच जाती है, और सारा सामान जो उससे लाई थी ना सेफ से, उसे लाकर वो यहाँ पर रख रही होती है। और वो कहती है कि इस जगह से ज़्यादा सेफ क्या ही हो सकता है, बेशक मैं यहाँ का सामान वहाँ नहीं ले जा सकती, लेकिन मैं वहाँ से सामान यहाँ पर ला सकती हूँ, और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। खैर फिर वो स्क्रीन पे देखती है तो वहाँ पर भी अभी यही लिखा होता है कि अब हम मैजिक है एपिसोड 168। तो कैटी कहती है अब तक नई एपिसोड नहीं आई, क्या मुझे कुछ करना होगा नई एपिसोड लाने के लिए। आगे हमें बहुत सारी हर्ब्स को दिखाया जाता है जिन सबको मतलब कि सारे स्टोन्स वगैरह सब कुछ लाकर कैटी जो है वो उसी वर्ल्ड में रख देती है और कहती है फाइनली मैंने ये सारा काम खत्म कर लिया, लेकिन ये मुझे लगता है ये जो जेम्स हैं ये बहुत ज़्यादा कीमती होंगे, मुझे यकीन है इस वर्ल्ड में इसकी कीमत 1000 गोल्ड कॉइन्स के बराबर होगी, क्या मैं वाकई इतनी अमीर हूँ। और फिर उस शॉर्ट को देखती है, कहती है मुझे मेरे खाते से वापस लेके जाना चाहिए, और उसको अपने वर्ल्ड में ले आती है बाहर वापस से, और उसको कहीं पे लेके जा रही होती है और कहती है कि ये बहुत ज़्यादा भारी है, मुझे यकीन है मैं जितनी अमीर हो गई हूँ लोग मेरे पीछे मारने के लिए जो वो होते हैं ना किराए के गुंडे उन्हें ज़रूर भेजेंगे, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, चलो मैं खुद कोशिश करती हूँ। कहते हुए वो उस तलवार को उठाती है और अगले ही पल उस तलवार को गिरा भी देती है। लिटरली वो कहती है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है इसको उठाना, ये देखने में जितनी हल्की है ये असल में उतनी हल्की नहीं है, इतने में ही दरवाज़ा खोलता है और यहाँ पर एंडन बाहर आती है। वो कहती है क्या तुम इससे किसी को मारने की कोशिश करी थी, तो कहती क्या नहीं मैं ऐसा नहीं करी थी। तो एंडन कहती है क्या तुम्हें लगता है ये कोई खिलौना है, वो चीज़ जिससे लोगों को दो टुकड़ों में काटा जा सकता है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो कैटी कहती है नहीं ये खिलौना नहीं है, ये तो एक तोहफा है। तो एंडन कहती है क्या मतलब, तो कैटी कहती है ये मेरी तरफ से डाउन पेमेंट समझो, प्लीज़ तुम इसको रख लो। और जो एंडन है उसे देखते हुए कहती है क्या इसको रख लूँ, तो कैटी कहती है हाँ इसको रख लो, तुम्हें पता है इसका जो डबल ऑप्शन है ना इसमें तुम्हारी जो डिफेंस की पावर है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और साथ साथ अटैकिंग पावर जो है ना वो डबल हो जाती है। तुम्हें पता है ये 5th लेवल स्पेल शॉर्ड है, और इसको जो लोग हैं मतलब ब्लैक स्मिथ्स हैं उन्होंने इसको संभाल के रखा गया था, कहा गया था कि कॉन्टिनेंट से गायब हो गई, लेकिन असल में तो ये मेरे ग्रैंडपा के पास पड़ी हुई थी, तो तुम इसको फ़ौरन से रख लो और तुम मेरा यकीन करो मैं इसके बदले इसके अलावा भी तुम बहुत कुछ दूंगी। ये बातें सुनने के बाद एंडन तो शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या वाकई, तो कैडी उसको बहुत सारी और भी चीज़ बताती है कि मैं तुम्हें मैजिकल स्टोन्स ये वो बहुत सारी चीज़ें दूंगी। तो एंडन कहती है क्या ये तुम्हारे लिए वेस्ट नहीं होगा, मतलब इतनी सारी चीज़ें मुझे दे देना जो कि करोड़ों की संपत्ति है, तुम उसको मुझे कैसे दे सकती हो। तो एंडन कहती है कैटी कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन है ये मेरे ही काम आएगा आगे, तुम मेरा ख्याल रखोगी इसके बदले। तो जो एंडन है वो बोलती है कि कुछ इस तरह मुझे लगने लगा कि तुम मेरी छोटी बहन हो, और ये कहते हुए वो कैटी को गले लगा लेती है और कैटी कहती है क्या वाकई तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, अगर ऐसा है तो प्लीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो ना। तो एंडन कहती है तुम्हें मालूम है ब्लास्को के जो लोग हैं वो अपने वादे को बिल्कुल नहीं तोड़ते, खास तौर पे तब जब वो वादा किसी ईमानदार शख्स से किया गया हो। तो तुम इस बात पे फिक्रमंद मत हो कि उस वादे को तोड़ा जाएगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं उसका हमेशा ख्याल रखूँगी। यहाँ पे कैटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली चलो एंडन तो मेरे हक में आई गई, अब मुझे इसे मनाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट मेरा साइन हो ही जाएगा, ये मुझे कम से कम लोगों से बचा ही लेगी। लेट मी टेल यू गाइस, अभी जो कैटी है ना वो जिस घर में रुकी हुई है वो कैपिटल के अंदर ही है, मतलब कि उस जगह पर नहीं है जहाँ पर ड्यूक का ओरिजिनल घर है। तो यहाँ पर कैटी जो है मार्गरेटा से पूछती है कि हम
घर क्यों नहीं जा रहे, हम कब घर जाएंगे। तो मार्गरेटा बताती है एक्चुअली जब भी कैपिटल में कोई फैमिली आती है नोबल की तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि वो एम्परर को जाकर वो करे, तो शायद इसीलिए हम अभी नहीं जा सकते। यहाँ पे कैटी बोलती है कि मुझे तो लगा था हमारी जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं है एम्परर से, तो हम उनसे क्यों मिलने जा रहे हैं। तो मार्गरेटा कहती है आप ठीक हो, लेकिन जो योर हाइनेस है और साथ साथ उनके जो एक अंकल हैं उन लोगों के अच्छे ताल्लुकात नहीं है ब्लास्को फैमिली से। तो कैटी कहती है कि हाँ अगर इसके बारे में सोचो तो ब्लास्को फैमिली जो है वो बिजनेस में बहुत अच्छी है और साथ ही साथ उनके पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है और मिलिट्री में तो उनके बहुत सारे एसेट्स हैं। तो हाँ ये जायज़ है इंपीरियल फैमिली का कि वो ध्यान रखें ब्लास्को फैमिली की तरफ से उनकी तरफ कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर जो मार्गरेटा है वो बताती है कि एक्चुअली जो वो है ब्लास्को फैमिली है वो तो बहुत ज़्यादा ही ईमानदार है उनके साथ इंपीरियल फैमिली के साथ, लेकिन इंपीरियल फैमिली में ही कुछ इश्यूज़ हैं। वो हमेशा उनको तंग करती है ब्लास्को फैमिली को, लेकिन मुझे याद है जब तक मास्टर रूटी थे और उनके मरने के बाद भी हमारे जितने ताल्लुकात हैं उनसे ख़राब होने शुरू हो गए। जब तक मास्टर रूटी थे इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे जुबान चलाते, और फिर वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। यहाँ पे कैटी कहती है मास्टर रूटी ये नाम मैंने सुना हुआ है, ये नाम वही है ना, मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर है उनका बड़े बेटे का जो ड्यूक है ना वो दूसरा बेटा है, उससे बड़ा वाला बेटा जो था उसका नाम मास्टर रूटी है। तो यहाँ पर जो कैटी है वो बोलती है कि बाय द वे ये रूटी मतलब ये है कहीं गए कहाँ। तो यहाँ पर जो कैटी है वो बताती मार्केट है जो वो बताती है कि वो उनकी डेथ हो गई है, वो पास हो गए थे, मर गए थे। और इसके बाद ब्लास्को फैमिली में बहुत सारे मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे थ्रेट्स भेजने की कोशिश की इंपीरियल फैमिली ने, मगर ब्लास्को फैमिली इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। और यहाँ पर जो कैटी है वो बोलती है क्या वो वाकई किस तरह के पर्सन थे मास्टर रूटी, क्या वो बहुत काइंड थे। तो मार्गरेटा थोड़ा चौंकती है और कहती है कि अगर मैं सच कहूँ तो वो बहुत अच्छे पर्सन थे, उनकी स्वॉर्डमैनशिप सब लोगों में बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानी जाती थी। इवन ड्यूक भी कभी उनकी तरह लड़ नहीं सके थे। ड्यूक उनसे बहुत अच्छे मतलब उन दोनों का बहुत बॉन्ड अच्छा था क्योंकि वो दोनों भाई जो थे आपस में। लेकिन जब वो मर गए तो ड्यूक भी बहुत बदल गए और उनके ताल्लुकात सबसे बहुत मुख्तलिफ हो गए। ये कहते हुए वो मार्गरेटा अपने आंसुओं को साफ करती हुए कहती है कि माय लेडी आपको एक बात बताऊँ, आपको जब भी मैं देखती हूँ मुझे मास्टर रूटी की याद आती है, आपकी स्माइल बिल्कुल उनकी तरह है। तो कहती कहती क्या वाकई इस तरह है। तो मार्गरेटा कहती है हाँ ऐसा ही है। क्या आप एक काम करेंगी जब भी आप ड्यूक को देखें तो प्लीज़ उन्हें देखकर उसी तरह मुस्कुराएं जैसे आप हमेशा मुस्कुराती हैं, मुझे लगता है इससे ड्यूक को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। तो कैटी कहती है ठीक है मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। और फिर हमें कैटी को बाहर आते हुए दिखाया जा रहा होता है, वो बोल रही होती है कि मुझे किस तरह हंसना चाहिए, क्या मैं इस तरह हंसूँ क्या मैं इस तरह हंसूँ, मतलब वो सोच रही होती है। और फिर वो उन तीनों को देखती है, जिन्हें देख के वो दिल में कहती है कि तो ये लोग इंपीरियल हाउस जाने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं, वैसे ये तीनों बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और फिर वो ड्यूक के पास जाती है और ड्यूक उसको क्वेश्चन वाली आंखों से देख रहा होता है कि क्या बात क्या है कि मेरे पास क्यों आई है अचानक से। और फिर कैटी बहुत ही अजीब तरीके से हंसती है उसके सामने। ड्यूक भी शॉक्ड होता है, वो बोलता है क्या तुम्हें क्या चाहिए, तुम कुछ मांगने आई हो मुझसे। तो कैटी दिल में कहती है अगर मैं इसके बारे में सोचूं भी तो भी मुझे किसी तरह पोलाइट नहीं लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा हार्श है, हमेशा मेरे साथ इतना कोल्ड क्यों रहता है। मैंने इतनी क्यूटली इसकी तरफ स्माइल किया और फिर ड्यूक जो है वो भी इसकी तरफ स्माइल करता है और इसके स्तर के ऊपर हाथ फिरते हुए कहता है कि बेटा तुम कहीं पर भी जाना लेकिन प्लीज़ ध्यान से खेलना, अपने आप को मुश्किल में मत डालना, ओके समझ आ गई। और तो कैटी कहती है ठीक है मुझे समझ आ गई है। दिल में कहती है कि वैसे वाकई ये बहुत ज़्यादा पोलाइट था, इसने जिस तरह मेरे सर के ऊपर हाथ रखा मुझे तो मेरे ग्रैंडफादर की याद आ गई। खैर उसके बाद हमें कैटी को दिखाया जाता है जो कि उनको बाय बाय कह रही होती है और कह रही होती है कि ध्यान से जाना। और फिर जो कह रही है वो चला जाता है। यहाँ पे कैटी जो है वो कहती है कि इन लोगों को जाते हुए देख के मुझे उदास महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरे पास एक स्केड्यूल है तो चले मार्गरेटा हम। तो मार्गरेटा कहती है हम चलते हैं लेकिन प्लीज़ मुझे पहले से इंट्रोड्यूस करवाने दो आपको। और बताती है कि जो लड़की है इसका नाम रोज़ा है, ये से वजह एक मेड नहीं है, ये बहुत एक्सीलेंट पर्सन है, तो क्या हम इसको भी अपने साथ ले चलें। तो कहती कहती ग्रेट हमें इसको भी लेके जाना चाहिए अपने साथ। खैर हमें आगे कैपिटल को दिखाया जाता है जिसे देख कर कैटी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, बाय द वे दोनों मेट्स बहुत ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पर कैटी जो है वो पीछे मुड़ के देखती है और कहती है कि यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे अनॉय कर रही है और वो कोई और नहीं, वही ग्रीन हेयर वाला पर्सन होता है। यहाँ पे कैटी बोलती है तुम मुझे ऐसे ही पीछे करने वाले हो, मेरे पीछे पीछे चलने वाले हो। तो ग्रीन वाला हेयर वाला पर्सन कहता है कि क्यों नहीं, बिल्कुल मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूँगा, मैंने बताया तो है मैं तुम्हारा कीपर हूँ, मतलब कि एंसली का कीपर हूँ, तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर मैं इधर उधर हो गया और तुम्हारे को कुछ हो गया तो इल्ज़ाम तो सारा कुछ मुझ पर ही आएगा ना। तो कैटी जो है अपने कानों में उंगलियाँ डाल देती है और कहती है कि तुम इतना ऊँचा बोल रही थी कि मुझे लगा मेरे कानों में कुछ घुस गया, इसी वजह से मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। लेकिन वाकई प्लीज़ अपनी आवाज़ को ऐसा रखो। और फिर अपने कानों से उंगली निकाल के जब वो आगे जा रही थी हमें दो लोग साइड पर खड़े हुए दिखाई देते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि यही है ना ब्लास्को की नहीं हायर, हमें यकीन नहीं आता ये ऑरेंज वाली लड़की ये कितनी छोटी है अभी। कैटी मुड़ के देखती है और कहती है कि वाकई इन लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ, ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिर हमें काफ़ी सारे लोगों को और भी दिखाया जाता है जो कहते हैं कि तुम्हें मालूम है ना कितनी बड़ी जायदाद है और उसकी मालिक कितनी छोटी सी है, हमें यकीन नहीं आता। कैटी कहती है मुझे लग रहा है काफ़ी लोग जो है मुझ पर नज़र रख रहे हैं,
जहाँ तक मुझे बताया गया था, मेरी जो जायदाद की बात है इसे छुपाए रखा जाएगा, तो ये बात इतनी जल्दी फैल कैसे गई। यहाँ पर जो वो है मार्गरेट है, वो कहती है कि मुझे लगता है यहाँ पे कोई आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, और फिर वो कैटी को गोद में उठाकर दूर आ जाती है और वो कहती है कि मुझे लगता है वहाँ भी कोई एसियन है, तो मुझे जाकर एसेसन है, मुझे जाकर उसे देखना चाहिए। तो रोज़ा तुम लेडी का ख्याल रखना और बिल्कुल उनके साथ ही रहना। रोज़ा कहती है ठीक है लेडी। और यहाँ पर कैटी जो है वो बहुत डरी होती है और वो कहती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं तो यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी। और अचानक देखते देखते कैटी कहती है रोज़ा वो तुम्हारे पीछे, और एक एसेसन जो है वो रोज़ा के पीछे आ जाता है। रोज़ा ज़ोर से उसे कहती है और फिर कैटी को कहती है कि लेडी प्लीज़ आप साइड पे रहेंगे, आपको चोट ना लग जाए, मैं इससे मुकाबला करती हूँ। तो कैटी कहती है ठीक है प्लीज़ अपना ध्यान रखना। यहाँ पर वो ग्रीन वाला पर्सन भी आ जाता है, वो बोलता है कि एंसले क्या तुम ठीक हो, मतलब कि वो कैटी को एंसले कह रहा है। लेकिन अचानक से वो एसेसन जो है वो कैटी को पकड़ लेता है और बस देखते ही देखते वो सामने ग्रीन वाले पर्सन की कैटी को पता नहीं कहाँ लेके गायब हो जाए। एपिसोड का स्टार्ट होता है, हमें बहुत ज़्यादा अंधेरी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस पड़े होते हैं। यहाँ पर कैटी को बांध के रखा हुआ होता है। कैटी आँख खोलती है, कहती है यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है, यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, कौन लोग मुझे यहाँ पर हैं। और फिर अपने मुंह को हिलाते हुए कहती है कि इतना बुरा, मतलब किसी 10 साल की बच्ची के साथ आप इतना बुरा कैसे कर सकते हो, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हो। और फिर खुद को कहती है कि चलो अब काम डाउन हो जाओ, तुम्हें कुछ करना होगा ताकि तुम यहाँ से बाहर जा सको। मुझे याद है मैंने कहा था प्लास्को को कि मेरी एग्जिस्टेंस को सीक्रेट रखे, क्योंकि मुझे मालूम था काफ़ी लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कोई फैमिली से ही है जिसने मेरा ये हाल किया है। चलो कहती अब उठ जाओ, ये कहते हैं वो उठती है और फिर कहती है कि क्या से मेरे पास एक नेकलेस ही है। तो फिर वो कहाँ गई, शुक्र है मैंने सारा सामान जो था उसे निकाल कर अपने स्पेस में रख लिया है, अब कोई भी जाकर भी उसे चुरा नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है इस खानदान में कुछ लोगों को ही मालूम है कि की का असल इस्तेमाल क्या है। तो मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या ये वाकई उन दोनों बाप बेटों ने किया है, मुझे यकीन नहीं आता वो इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। इससे पहले कैरी जो है वो वापस आ जाए, मुझे खुद से कुछ करना होगा और तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। ये कहते हुए कैटी जो है वो चिल्लाना शुरू करती है कि प्लीज़ खुल जाओ खुल जाओ। और देखते ही देखते वो नेकलेस जो है वो खुल जाता है और कैटी जो है ऑफ कोर्स उस वर्ल्ड में चली जाती है जिस वर्ल्ड में वो हमेशा जाती है, मॉडर्न वर्ल्ड में। और वहाँ आती ही कैटी कहती है फिर वो डैगर कहाँ पर है। और फिर डैगर को ढूंढने के बाद उसे वो पकड़ती है और अपनी हाथों की जो जंजीरें होती हैं, जो भी रस्सी इसके हाथ में बनी है, उसे खोल लेती है। रस्सी खोलने के बाद वो जोर से चिल्लाती है कि क्या हूँ मैं, फाइनली यहाँ से निकल चुकी हूँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैं फाइनली यहाँ से निकल पाई हूँ, मुझे लग रहा है अब मैं ज़िंदा रह सकती हूँ। और फिर नाचते हुए कह रही हूँ, थक जाती है और कहती है कि लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उन लोगों को ने मुझे कैसे पकड़ लिया। खैर जो भी हो, मुझे उन लोगों को देखना होगा कि वो है कौन और ख़ुद को भी यहाँ से बचाना होगा। उसके बाद वो कुछ उठाती है और अपने पाँव में बैंडेज करती है और कहती है मुझे तो याद भी नहीं मैं कब से यहाँ पे बेहोश पड़ी थी, क्या मुझे काफ़ी वक्त हो गया। चलो कहती अब अपना टाइगर उठाओ और बाहर जाकर उनका मुकाबला करो, इससे पहले जो कैरेज है वो यहाँ पर आ जाए। कैरेज से मुराद ऑफ कोर्स ब्लास्ट को ही है। फिर हमें इंपीरियल फैमिली का हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे पीछे से किसी की आवाज़ आती है कि लुई टायर। और लुई टायर हम लोग को पता है कि ड्यूक का नाम है, जिसकी वजह से वर्नर घूमता और कहता है कि किसकी हिम्मत हुई ड्यूक का नाम लेने की। और पीछे दिखाया जाता है वही इंपीरियल फैमिली, यानी कि जो क्राउन प्रिंस है उसका अंकल यहाँ पे खड़ा होता है और इसका नाम मार्कस ऑरिजिन है। यहाँ पर जो वर्नर है वो कहता है कि ये स्नेक लाइक ओल्ड मैन, मतलब कि सांप की तरह जो बूढ़ा आदमी है, इसकी हिम्मत कैसी मेरे बाप का नाम लेने की। ये पर्सन कहता है कि काफ़ी टाइम बाद मिला तुमसे ड्यूक, वाकई तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। यहाँ पे वर्नर दिल में कहता है कि जब तक मेरे अंकल अटलर जिंदा थे तब तक इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी। और जहाँ तक बात की जाए उनके डेथ की, मतलब ब्रूटली ब्लास्को की डेथ की, तो भले से वो कैरेज कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ कोई वहाँ पर विटनेस नहीं था, नहीं कोई सबूत मिला, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जानते हैं कि इसमें इंपीरियल फैमिली और इस अंकल का हाथ ज़रूर शामिल है। और बेशक मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा, मैं अपने अंकल का बदला ज़रूर लूँगा। ये कहते हुए वो तलवार को निकालने वाला होता है, इतने में पीछे से वर्नर और एरिट को पुकारता है ड्यूक और कहता है कि चलो तुम दोनों बाहर जाकर इंतजार करो, अगर मैं आधे घंटे में बाहर ना आऊँ तो तुम लोग घर चले जाना। तो वो कहता है फादर, तो वो कहता है नहीं मुझे भी इन लोगों से बात करने की ज़रूरत है, तो तुम लोग जाओ मैं देखता हूँ मुझे क्या काम करना है। वो दोनों कुछ कहते नहीं आगे तो और बस चले जाते हैं, लेकिन परेशानी आप उनके चेहरे पे देख सकते हो। वरना कहते हैं यस सर हम जा रहे हैं। खैर यहाँ पर हमें ड्यू को दिखाया जाता है जो कहता है कि वाकई आपसे 2 साल बाद मिल रहा हूँ मार्कस। तो मार्कस भी कहता है कि हाँ तुम कैसे हो। तो ड्यू कहता है कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पर जो वो पर्सन होता है वही ओल्ड मैन जो होता है ऑर्जन, वो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है। तो ड्यू कहता है कि वैसे भी ये बेकार सी बातें हैं, वो बच्चे हैं आखिरकार। तो वो बोलता है नहीं आगे जाके उन्होंने तुम्हारी विरासत संभाली, मुझे नहीं लगता इस तरह ये पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। तो ड्यूक बोलता है आपको इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है मेरे बच्चों को कैसे रखना है। ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को बहुत बुरे तरीके से दबा रहा होता है ड्यूक मार्कस के। ड्यूक जो हाथ है ना उसका दबा रहा होता है मार्कस का, ऑर्जन का। यहाँ पर जो ऑर्जन है उसकी तो मतलब कि चेहरे के जो जाविये होते हैं वही बदलना शुरू हो जाता है। और ड्यूक बोलता है कि मैंने देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो है वो मेरे फर्स्ट नेम से मुझे पकड़ना शुरू किया। आपको मालूम है ना कि मुझे बदतमीजी बिल्कुल नहीं पसंद, मैं अपनी रिस्पेक्ट के मामले में कितना ज़्यादा एहतियात में रहता हूँ कि आपको ये मालूम नहीं। अगर आप ओल्ड मैन ना होते तो मैं तो आपकी रिस्पेक्ट भी ना करता, क्योंकि आपका कोई ओहदा नहीं है मेरे सामने बोलने का।
वो पर्सन बोलता है, मतलब कि जो ड्यूक के सामने जो पर्सन होता है, मार्कस ऑलशॉट, वो बोलता है कि मुझे लगता है मेरी आंखें जो है वो कमज़ोर हो गई और एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गया, मैंने तुम्हें तुम्हारे पहले नाम से पुकार दिया, मुझे माफ़ करना। तो ड्यूक उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि जो भी हो, लेकिन आगे से तुम्हें ध्यान रखना, अब ये ना हो कोई तुम्हारा आधी रात को आके कत्ल कर दे, फिर मुझे मत बोलना। तो जो वो पर्सन होता है ना, ओल्ड पर्सन, वो अपना हाथ पकड़ा होता है। यहाँ पर जो ड्यूक है वो कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। ये कहते हुए जैसे जा रहा होता है, वो पर्सन बोलता है कि मैंने सुना है काफ़ी लोगों को किसी बच्चे के बारे में बात करते हुए, मैंने सुना है तुम्हारे फादर की एक और औलाद भी है जिसके नाम उन्होंने सारी की सारी विरासत कर दी। और ये कितना बदनामी है ना, लोग भी यही सोचते हो कि तुम्हारे बाप की नाजायज़ औलाद, उफ क्या वाकई उसने अपनी नाजायज़ औलाद के नाम अपनी सारी जायदाद कर दी और तुम लोगों को कंगाल कर गया है वो, तुम लोगों के पास 1 रुपया या 1 पैसा भी नहीं मौजूद। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो मार्कस करना चाहता था, यानी कि ड्यूक की नौक में आना, वो आ चुका है। और यहाँ पर ड्यूक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है र्यूमर्स जो है वो तेज़ी से फैल रहे हैं, लेकिन तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं मार्कस, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने बेकार से बेटे का ध्यान रखो। ये कहते हुए ड्यूक जा रहा होता है और वाकई वो शक्ल से बहुत ज़्यादा उदास दिख रहा होता है। उसके बाद जब वो बाहर आता है, यहाँ पर एनन जो है वो चिल्लाती हुई आती है कि फादर, हमने सुना है कैटेशिया के साथ कुछ हो गया है, वो गायब हो गई है। अभी जब एनन बात बता रही थी तभी वो ग्रीन वाला पर्सन जो है सामने आता है, वो बैठ के कहता है कि ड्यूक मुझे माफ़ कर दें, हम मेरा ध्यान भटक गया था और फिर लेडी को लेकर अचानक से गायब हो गया। ड्यूक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार निकाल कर उस पर्सन के सामने करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये बकवास करोगे, मैं सुन लूँगा क्या कैडेशिया को एक चीज़ है जिसको तुमने घुमा दिया और तुम इतनी बेपरवाही से यहाँ आकर बैठ गए हो। जो भी करो पागलों की तरह उसे हर गली हर मोहल्ले में ढूंढो कैपिटल की और उसको ढूंढ कर मेरे पास लाओ। यहाँ पर ग्रीन वाला पर्सन सोच रहा होता है दिल में क्या मेरी ज़िंदगी को मजाक है। यहाँ पर ड्यूक बोलता है कि अगर उसका एक बात भी वाक़ा हुआ, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जाओ यहाँ से चले जाओ, उसको लेकर आओ। फिर हमें दिखाया जाता है उसी जगह को जहाँ पर कैटी को कैद किया गया है और कैटी एक बंदे के हाथ में होती है। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, कैटी पहले जहाँ पर थी ना, जहाँ पर उसको बांध के रखा हुआ था, वो एक कैरेज था, चलता हुआ कैरेज था जहाँ पर उसको कैद करके रखा हुआ था। वहाँ से कैटी आज़ाद तो हो गई थी, लेकिन फिर उसने वहाँ से कूदी, वहाँ से बचने के लिए भागी, लेकिन जब तक वो कैरेज से कूदी तब तक कि वो उस एरिया में आ चुकी थी जहाँ पर इन्होंने कैटी को लेकर जाना था। तो ये बेचारी फिर से पकड़ी गई उनके हाथों। यहाँ पे कैटी बेचारी उदास बहुत होती है और वो पर्सन बोलता है किस तरह की बच्ची है, मुझे तो नहीं लगता इसे हमें देना चाहिए। वो जो होती है ना, वो जो बाजार होता है जिसमें लोगों की बोल लगती है, उसमें हमें इसको देना नहीं चाहिए। हमें नहीं लगता ये डिज़र्व करती है वहाँ जाने के लिए, इसको तो लोगों के साथ मुकाबला कराओ और फिर देखना ये मरेगी, तुम ऐसे ही करोगी, ये मरेगी, देखना इसे। यहाँ पर कैटी बहुत घबरा जाती है कि क्या मतलब, ये मुझे कैद कर देंगे, नहीं प्लीज़ इस तरह मत करो। और देखती ही देखती वो कैटी को उसके जो पिंजरा होता है ना उसमें फेंक देते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा हिलो मत। कैटी कहती है ओफ ये कैरेज, ये पिंजरा मुझे इसमें क्यों बंद किया जा रहा है, अगर मैं इर्द देखूँ भी तो भी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। मुझे याद है नीला जो स्टोरी की मेन लीड है उसे भी ऐसी जगह पे कैद किया गया था, क्या ये मुझे सज़ा मिल रही है क्योंकि मैं उसकी जगह ले रही हूँ यहाँ पर, मैं क्या करूँ। लेकिन मेरी पास जो डैगर मैंने संभाला था वो शुक्र है सेफ़ है, मैं कुछ टाइम बाद यहाँ से निकल जाऊँगी, मुझे इस बात का यकीन है। इतने में ही वो सामने से किसी बच्चे को लेकर आ रहे होते हैं और वो बोलता है लो ये फिर से गिर गया, ये क्यों इतनी जल्दी गिर जाता है और मारा जाता है। लेकिन यार क्या करें, ये बस दिखता है कि ये मर जाएगा, लेकिन फिर हम इसको जितना भी पीट लें, जितना भी मार लें, जितना खून बहा लें इसका, ये फिर जिंदा हो जाएगा। फेंक दो उसे पिंजरे में, ये कहते हुए उस बच्चे को फेंक कर चले जाते हैं और बता रहे होते हैं कि ये जो है ना एक एनिमल और जो एनिमल और ह्यूमन की हाफ ब्रीड है और ये उसके पास रिकवरी की भी पावर्स है। और उससे कैटी जो है वो दूर से देख रही होती है, कहती है बच्चा है कौन, बाय द वे ये बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। कैटी उन लोगों को जाता हुआ देखती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है क्या यार ये लोग इतने बच्चों को क्यों यहाँ पे कैद करके रखे हुए हैं। फिर कैटी उसको देखती है, कहती है उनसे पूछती है, उस पर्सन से पूछती है बच्चे से कि क्या तुम ठीक हो। वो बच्चा कोशिश तो कर रहा होता है जवाब देने की, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया होता है कि उसके अंदर हिम्मत भी नहीं होती कि वो कुछ बोले, वो जवाब लाइक प्रॉपरली नहीं दे पा रहा होता। फिर कैटी जो है अपना डाइगर निकालती है और उसके बाद पिंजरे को काटती है और फिर फ़ौरन से उस बच्चे के पिंजरे के पास जाके कहती है कि बड़ी क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लग गई है। और जब वो उस बच्चे के चेहरे से बाल हटाती है तो कहती है क्या ये वाकई तुम हो। और फिर हमें कैटी बताती है एक्चुअली जो मेन स्टोरी है ना, यानी कि वी आर मैजिक नाउ, उस वाली में ये असल प्रोटैगनिस्ट है यानी कि हीरो है। और बच्चा जो है ना वो वाकई बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। वो बच्चा उठता है और कहता है कि तुम छोटी बच्ची तुम हो कौन। तो कहती है दिल में कि क्या ये वही लड़का है जिसको एक स्नो का किंग था और एक ह्यूमन थी उसका बेटा था, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी आँखें, इसकी बॉडी, सब कुछ बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसके पास रिकवरी की भी पावर है। ये वही है जिसने मेरी रातों की नींद उड़ाई रखी थी असल वर्ल्ड में, मुझे यकीन नहीं आता मैं उसका बचपना देख पा सकती हूँ, ये कितना ज़्यादा क्यूट है। और कैटी तो शॉक्ड होती है, लेकिन यहाँ पे लड़का बोलता है मैंने तुमसे पूछा कि तुम हो कौन कैरेट के सर जैसी लड़की। कैटी बोलती है ओफ इसकी आवाज़ वाकई ये भी बहुत अमेजिंग है। वहाँ पर फिर उसकी हीलिंग पावर्स है ना उस लड़के की वो काम करती हैं और उसकी जो बॉडी है वो रिकवर होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे कैटी भी दिल में कह रही थी वाह ये कितनी जल्दी रिकवर कर रहा है। और फिर वो पूछती है उस लड़के से कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है। तो पर्सन कहता है हाँ मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मतलब कि वो थोड़ा पोलाइट हो जाता है, पहले वो थोड़ा हार्श था कैटी के साथ और उसको पोलाइट होता हुआ देख कर कैटी कहती है ओ फाइनली ये मेरे साथ कंफर्टेबल हो ही गया। फिर वो बोलती है कि तुम यहाँ पर पकड़े कैसे गए, तुम्हें तो चर्च में होना चाहिए था ना। ये बात सुन के लड़का शॉक हो जाता है, कहता है तुम्हें कैसे पता मैं चर्च से आया हूँ।
तो कैटी कहती है लो अब तो मैं पकड़ेगी। फिर वो बहाने बनाती है और कहती है कि जैसे कि मैं देख सकती हूँ तुमने अपनी बॉडी को रिकवर किया, जहाँ तक मुझे मालूम है ये गोल्ड का जो चर्च है उसी के पास ये पावर है। और हमें दिल में बताती है कि गोल्डन चर्च में एक सॉर्ड रखी हुई है और इस लड़के को इसलिए पाला जा रहा था कि ये सॉर्ड का जो है ना असल मालिक बनेगा। बचपन से इसको चर्च की हिफाजत करनी। और यहाँ पर जो लड़का है वो बस उसे देख रहा होता है क्यूटली। कहती कहती अगर ये यहाँ पर है तो मुझे यकीन है जो चर्च है वो तो ऊपर नीचे हुआ होगा, मतलब सारे लोग इसे ढूंढ रहे होंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इसको लेकर जल्दी से चर्च की तरफ जाऊँ? चलो इसकी मदद लेकर मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। बाय द वे जो बच्चा है ना सिल्वर हेयर वाला या वाइट हेयर वाला, आपको जो भी कहना है, इसका नाम एकाल है। और वो पूछता है कैटी से क्या तुम यहाँ पर काम करती हो या फिर तुम चर्च से हो? और इसके चर्च का नाम वाइट कोट है। तो कहते हैं क्या तुम चर्च से हो? वाइट कोट मैंने वैसे तुम्हें किसी टीचर वगैरह के बीच में कभी देखा नहीं। तो कहती कहती नहीं ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो यहाँ पर किडनैप करके लाया गया, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आए? तो यहाँ पर एकाल कुछ बता था उससे पहले ही कैटी को आवाज़ आती है कि कोई यहाँ पर आ रहा है। वो कहती है मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। ये कहते हुए वो भागते हुए जाती है और लॉक को वापस लगा देती है और दिल में बोलती है कि आई विश ये लोग नोटिस ना करें कि ताला टूटा हुआ है। सामने वाला पर्सन जो आता है यहाँ पर वो एकाल को खाना देता है और कहता है इसे खा लो इससे पहले कि तुम्हारा जो दोबारा एरिना में चक्कर है वो लग जाए। अगर मुझे यकीन है अगर तुमने ये खाना इस दफ़ा पूरा खत्म नहीं किया तो तुम एरिना में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कहती कहती इतना कम खाना, एकाल को ये खाना क्यों दे रहे हैं? और फिर वो बोलती है कि मुझे इस लड़की को बुलाना चाहिए, इसकी मदद लेनी चाहिए। और फिर वो बहुत मासूम सी शक्ल बना के कहती है कि सिस्टर क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? एक्चुअली मेरे एंकल पे चोट लग गई है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है। तो फिर रेडी वाली लेडी कहती है कि तो फिर क्या मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ, क्योंकि मेरे पास तो दवाई भी नहीं है। तो कैटी कहती है तो फिर आप ऐसा करो कि आप मुझे पानी या फिर कोई बैंडेज ला दो या कोई कपड़ा ला दो। और अपनी बहुत सारी इमोशनल जो आंखें होती है ना उनको दिखा रही होती है उसी पर्सन को। और वो जो पर्सन है थोड़ी सी सिंपैथी रखती होती है बच्चों के लिए, तो वो बोल देती है ठीक है मैं तुम्हारे कुछ ला के देती हूँ। यहाँ पे कैटी जो वो है बस मासूमों की तरह बैठी होती है, तो वो पर्सन लाकर पानी जो है उसको ला कर दे रही होती है। और जब वो ताला खोलती है तो देखती ताला टूटा हुआ है। इससे पहले वो कुछ करने के लिए जाती, कैटी उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि सिस्टर मुझे बताओ तुम्हें यहाँ पे कितने पैसे मिलते हैं? और फिर वो उस लड़की को एक गोल्डन कॉइन पकड़ाती है। वो लड़की कहती है गोल्ड कॉइन ये तुम्हारे पास आया कैसे? तो कैटी बोलती है एक्चुअली मेरे पास इस तरह के बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हें पता है मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ? तो वो पर्सन बोलती है किस फैमिली से? तो कैटी बोलती है ब्लास्को, मैं ब्लास्को फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और सुनने के बाद तो रेडी वाली लेडी का तो हालत ही खराब हो जाती है। कहती है क्या ब्लास्को से? यहाँ पर कैटी उसको डराती भी बहुत है। कहती है तुमने सुना है ना उस जगह के बारे में ब्लास्को फैमिली की जहाँ पे वो लोगों को टॉर्चर करते हैं, वो कितनी डरावनी है। मेरे फादर को अगर पता चल गया ना मैं यहाँ पर हूँ वो लोग तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। तो अब कोई भी जो मोल भाव है ना उसका करना बंद करो और मुझे यहाँ से निकलवाओ। तो यहाँ पर भी हमें कैटी को दिखाया जाता है, दिल में सोचती है कि उसने कहा वो मेरी कल दोपहर को निकलने में मदद करेगी। उसने कहा था कि जब मेहमान यहाँ पर आएगी वो गेट को खुला छोड़ देगी और मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन फिर मैं उस लड़की को साथ में कैसे लेके जाऊँगी? लेकिन कुछ भी हो मुझे उसके साथ लेके जाना ही होगा। फिर हमें नेक्स्ट इवनिंग का दिन मतलब दिखाया जाता है, नेक्स्ट इवनिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे कैटी गेट खोलती है, बाहर आती है, इधर देखती है और फौरन भागकर एकाल के पास जाती है और देखती है एकाल तो बहुत कान भी सो रहा है यहाँ पर। एकाल को वो पूछती है कि क्या तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते? तुम्हें तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, तुम तो इतना स्ट्रॉन्ग हो। तो एकाल बोलता है एक्चुअली मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, ये बहुत ज़्यादा फन यहाँ पर मुझे फन हो रहा है, मतलब मैं मज़ा कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कैटी शॉक हो जाती है कि क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? तो एकाल कहता है हाँ वैसे ये बेहतर है ना, मतलब मैं फर्स्ट टाइम चर्च से बाहर आया हूँ और यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ से जाने रहा। तो कैटी कहती है ठीक है फिर मुझे लगता है मैं गलत बंदे से पूछ रही हूँ। और वो करके कहती है ठीक है तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा तो अब मैं चलती हूँ। कहते हुए जा रही होती है तो एकाल बोलता है तुम कहाँ जा रही हो? तो कैटी कहती है एक्चुअली मुझे यहाँ पे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो एकाल कहता है ठीक है फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे लगता है कि तुम्हें मज़ा आ रहा होगा यहाँ पर रहकर, इसलिए मैंने बोला कि मुझे भी मज़ा आ रहा है। तो कैटी क्या तुम इतना शेमलेस कैसे हो सकते हो, ऐसे ही डायरेक्ट मुझे कैसे बोल सकते हो? तो एकाल बोलता है उसके अलावा ये जगह बिल्कुल ही मेरे चर्च जैसी है, मतलब वाइट कोट चर्च की तरह है, यहाँ पे भी मैं बोर ही हो रहा हूँ। तो कहती शॉक्ड हो जाती है, कहती क्या मतलब चर्च में भी एकाल को ऐसे टॉर्चर किया जाता है? तो वो एकाल को बोलती है तो फिर चलो ना तुम मेरे साथ खुद क्यों नहीं चलते? तो वो बोलता है मैं नहीं कर सकता एक्चुअली, जैसे ही मैं अपनी पावर्स को यूज़ करूँगा एक सिग्नल जो है वो हाई कोर्ट चर्च तक चला जाएगा और फिर वो लोग मुझे यहाँ से आकर ले जाएंगे। कैटी शॉक्ड हो जाती है, वो कहती है कि वो कुछ इस तरह की चीज़ें एक छोटे से बच्चे को थ्रेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम के लिए। क्या वाकई एकाल इतनी मुश्किल में है? यहाँ पर एकाल कहता है कि चलो अब अच्छे इंसान बनो और मुझे अपने साथ ले चलो। कैटी कहती है वैसे अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाकर चर्च नहीं जाना तो तुम जाओगे कहाँ, तुम कहाँ रहने वाले हो? तो एकाल कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कैटी एपिसोड का स्टार्ट होता है, कैटी कहती क्या मतलब तुम मेरे साथ रहोगे? और एकाल को देखते हुए वो सोच रही थी क्या मुझे मेल लीड के जरिए चूज़ कर लिया गया? और फिर अपने सर को हिलाते हुए कहती है कैटी इन बेकार सी बातों से होश में आओ, ये चीज़ें जो है ना तुम्हें ख़राब कर देंगी। और फिर वो कहती है हेलो एक्चुअली मेरे पास बहुत सारा काम और भी करने को है तो मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकती, तो मैं चलती हूँ। ये कहते हुए वो बाइक की जा रही होती है तो एकाल जो है उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम जो हो एक नॉवल हो, तुम बहुत ज़्यादा रिच हो, क्या तुमने उस लड़की से झूठ कहा था? और बाय द वे जिस लड़की को क्या कहते हैं उसने झूठ कहा था उससे उसका नाम कैथरीन है, मतलब कि वो बोलता है क्या तुम अगर तुमने उसे झूठ कहा था तुम फ्रॉड हो तो मैं अभी कैथरीन को बुलाऊँ? ये कहते हुए वो कैथरीन को आवाज़ लगा रहा था और कैटी तो बेचारी डर ही जाती है और उसके मुँह के ऊपर हाथ रख के कहती है कि नहीं तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ खामोश रहो, इस तरह तो हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। और फिर जब वो एकाल के मुँह से हाथ हटाती है तो एकाल मुस्कुराता है और कहता है कि चलो फिर मुझे खरीद लो तुम। कैटी कहती है क्या मैं तुम्हें खरीद लूँ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और दिल में बताती है कि जो एक्चुअली वाइट चर्च है ना उसके ताल्लुकात ब्लास्को फैमिली के साथ बहुत बुरे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि होली सॉर्ट का असल ओनर जो है वो हमारे घर में यानी
यानी कि ब्लास्को फैमिली में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, इसलिए मैं इसको लेके नहीं जा सकती। और ये कहते हुए वो कहती है कि वैसे तुम अपना काम खुद करो, खुद अपना ध्यान रखो, मेरे पास और भी काम है, मैं इसका काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। तो इकाल बोलता है कि प्लीज़ मुझे ख़रीद लो ना। और वो फिर अपना इमोशनल अत्याचार कैटी पे कर रहा होता है। कैटी कहती है क्या ये तुम कर क्या रहे हो? और वो इकाल बोल रहा था कि सिस्टर प्लीज़ प्लीज़ मुझे ले जाओ, मुझे ख़रीद लो। तो कैटी कहती है क्या मतलब सिस्टर, तुम मुझे सिस्टर क्यों कह रहे हो? ये कहते हुए वो ब्लश कर रही होती है। और यहाँ भी इकाल कहता है कि एक्चुअली जो कैथरीन लड़की है ना, वो सुनेगी जबकि मैं तुम्हें सिस्टर कह रहा हूँ, तो उससे लगेगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और फिर मेरे लिए यहाँ से निकलना आसान हो जाएगा। कैटी कहती है क्या ये कितना ज़्यादा रिडिक्युलस है, ये इस तरह कहते क्या भी कैसे सकता है? फिर वो कहती है ठीक है इतनी बेकार बातें करना बंद करो, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। और मैं कहती हूँ मैं इसको लेके नहीं जा सकती है, सोचते हुए वो आगे जा रही होती है। इतने में ही पीछे से उसको किसी की मियाऊं करने की आवाज़ आती है। कैटी कहती है कि यहाँ पे वो बिल्ली बन के अब रो रहा है, मैं इसकी मदद नहीं करूँगी। और ये गुस्से में वापस से इकाल की तरफ बढ़ती है और जाकर देखती है तो मतलब कि पिघल ही जाती है और बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मैं क्या देख रही हूँ। और सामने में दिखाया जाता है इकाल जो है वो एक छोटे से क्यूट से टाइगर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इस वक्त किटी की आवाज़ निकाल रहा है। बाय द वे ये वाइट लेपर्ड का बच्चा है। यहाँ पे कैटी बताती है कि असल स्टोरी में जो इकाल है ना, यानी कि मेल जो प्रोटैगनिस्ट है, वो एक बहुत बड़े से वाइट लेपर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी ये बहुत छोटी फॉर्म में, शायद क्योंकि ये बच्चा है इसलिए, लेकिन इसका इतनी छोटी फॉर्म में होना सही है। और हमें इकाल को दिखाया जा रहा होता है जो कि अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है, जो कि शायद बहुत ज़्यादा थका हुआ है। और कैटी बस उसको देख के परेशान हो रही थी कि इतना क्यूट क्यों है, मैं इसको कैसे रेजिस्ट करूँ, मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊँ यहाँ पर। क्या ये सब इसलिए कर रहा है कि ये सब जानबूझ के कर रहा था कि मैं इसको ले जाऊँ? उफ यार मैं क्या करूँ। वो इकाल भी है ना जो, वो भी बोल रहा था कि मियाँ प्लीज़ मुझे ख़रीद लो, मुझे ले जाओ यहाँ से। कैटी कहते ठीक है अब मैं तुम्हें ख़रीदूँगी, मैं आखिरकार तुम्हें यहाँ पर छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। और इस वक्त हमें कैटी में प्रॉपर तौर पे वो जो फ़ैन गर्ल्स नहीं होती, जो कि फ़ैन क्लब का हिस्सा होती हैं, वो दिख रही होती है, जिसके पास बहुत सारी स्टिक्स होती हैं कलरफुल सी। और वो इकाल को पकड़ती है और फ़ौरन से ही उसे निकाल कर अपनी गोद के अंदर रख लेती है और फिर उसको पेटिंग करती है और कहती है ओफ ये कितना क्यूट है, मुझे यकीन नहीं आता, मैं उसको छू पा रही हूँ। और उसको उठाने का कहती है कि कुछ भी हो भले से, ये अगर भले से उस बच्चा होता ना, मतलब बच्चे की फॉर्म में होता तो मैं उसको छोड़ के चली भी जाती, क्योंकि मुझे मालूम है इस क्यूट से टाइगर के अंदर ना एक बहुत ही बेरहम सा और सख्त बच्चा है। लेकिन अभी इतनी क्यूट फॉर्म में मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे किसी ना किसी तरह इसको निकालना ही होगा यहाँ से, मैं इतनी बेरहम नहीं हो सकती। कहते हुए वो इकाल को उठाती है और हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जब पे खून गिर रहा होता है। और जो वर्नर और एरन है वो बोल रहे होते हैं कि हमने पहली दफ़ा ये सीन देखा। और वर्नर कहता है क्या कोई उसे रोकेगा? और सामने में दिखाया जाता है ड्यूक को, जिसने उस असैसिन को पकड़ा होता है और वो बेचारा नीचे गिरा होता है। यहाँ पे ड्यूक कहता है कि अगर तुम अपने आप को, अपने फैमिली को और साथ में अपने विलेज के लोगों को बचाना चाहते हो तो मुझे इज्जत से बता दो 1 मिनट के अंदर कि कैटी है कहाँ। वो पर्सन तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ड्यूक बोलता है कि तुम्हें पता है ना जो ब्लास्को फैमिली के लोग हैं वो बिल्कुल तरस नहीं खाते, हम बहुत बेरहम होते हैं, तो मुझे सच सच सारी बातें बता दो। वो पर्सन बोलता है कि मुझे वाकई कुछ नहीं पता। और फिर ड्यूक कहता है इसमें सिर्फ 30 सेकंड रह गए। तो वो पर्सन फौरन से बता देता है कि जो ग्लैडिएटोरियल एरिना है ना, वो लोग उस साइड पर, और मतलब प्रॉपर जो डेस्टिनेशन है उसे बता दे जाए। और फिर यहाँ पर जो ड्यूक है वो बोलता है कि बताओ तुमसे ये काम किसने करवाया? तो पर्सन बोलता है कि मुझे नहीं मालूम। ड्यूक उसके मुंह के ऊपर तलवार रखता है और उसको चुप होता है उस तलवार को। और यहाँ पर वो बेचारा बहुत रो रहा होता है, लेकिन वाकई वो कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। एक्चुअली वो नोबल्स दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो पहचान है उसे बहुत ज़्यादा राज रखा, लेकिन उन्होंने हमें बहुत बड़ी डाउन पेमेंट दी थी। तो ड्यूक यहाँ पे बहुत गुस्सा होता है और दांत बीचते हुए दिल में कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता किसकी हिम्मत हुई उस बच्ची को अगवा करने की जिसे मैंने खुद पालने का कहा था। और फिर वो लोगों को ऑर्डर देता है कि जाओ हर जगह जाके ढूंढो, भले से इसमें जितनी भी मैन पावर लगे। और वो कहता है मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाकर उस जगह की खुद पर्सनली छानबीन करूँगा, कैटी को कुछ होना नहीं चाहिए, आखिरकार उसे पालने का मैंने डिसीजन लिया है, तो उसको मैं कैसे चोट पहुँचने दे सकता हूँ। चलो कैटी मैं तुम्हारी तरफ जल्दी पहुँच रहा हूँ। एपिसोड का स्टार्ट होता है, हमें सबसे पहले उसी ग्लैडिएटोरियल एरेना को दिखाया जाता है। और यहाँ पर हमें लोगों को बोलते हुए दिखाया जा रहा होता है कि जो एरेना का मतलब कि जो भी वो है ना जो सेलिंग शुरू होगी, मतलब कि बेचने के लिए ऑक्शन जो शुरू होगा वो सारी लड़ाई वगैरह के बाद होगा। यहाँ पे कैटी कह रही होती है कि बहुत ज़्यादा शोर वाला है। तो रेडी वाला पर्सन कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ पर आओ, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें पकड़ाया जाए? चलो मैं तुम्हें मदद करती हूँ यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन तुम प्लान क्या कर रही हो? मैंने कहा था तुम यहाँ से चली जाओ। तो यहाँ पर कैटी कहती है कि तुमने कहा था मैं उस लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकती, तो मैंने सोचा था अकेले भागने से अच्छा है मैं उसे वहाँ पर ख़रीद लूँ। तो वो लड़की कहती है कैसे? वो कहती है मेरे पास गोल्ड कॉइन था ना, मैं इसी की मदद से उन्हें ख़रीद लूँगी, और तुम जाओ फिलहाल वहाँ पर बैठने के लिए टिकट खरीद के लाओ, बाकी जो भी पैसे बचे उन्हें तुम रख लेना। वो रेडी वाले पर्सन कहती है क्या वाकई ये एक बच्ची है? मुझे यकीन नहीं आता, कभी कभी ये ऑक्शन में जाने की बात करिए। फिर वो रेडी वाली पर्सन कहती है कि चलो इस तरफ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा देती हूँ। आगे हमें वो एक बोर्ड को दिखाती है और बताती है कि इसके ऊपर प्राइस रखते हैं, और फिर वो ऑक्शन में सेट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे कैटी कहती है कि वाकई इस तरह होता है, तो फिर मुझे क्या करना होगा अगर मैं चाहती हूँ कि जो भी जितने भी कैदी हैं मैं उनके साथ ही छुड़ा दूँ, क्या मैं उनको तोड़ सकती हूँ? तो वो रेडी वाली पर्सन कहती है कृषा कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कैटी कहती है जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पर उसे खरीदने के अलावा कोई और तरीका नहीं है, तो मुझे पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। और फिर कहती है
किसी मैजिकल बोर्ड पर मैं अपने पैसों को बढ़ा सकती हूँ। तो वो कहती है हाँ, तुम इसको जब पैसे बढ़ाओगी तो वो तुम्हें सामने एक स्क्रीन पे पॉप अप होते हुए दिखेंगे और सारे लोगों के भी ऑप्शन वहीं पे दिखेंगे। और जब तुम ऑप्शन का काम कंप्लीट कर लो ना, तो तुम इस रास्ते से आराम से सीधा बाहर की तरफ निकल सकती हो। तो इसी रास्ते को चुनना। और फिर वो उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए पैटिंग करते हुए कहती है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना पे। तो कैटी कहती है शुक्रिया। अभी शुक्रिया का उसने शुक्र ही अदा किया था, इतने में ही वो रेड हेयर वाली पर्सन कैथरीन जो है वो गायब हो जाती है। और कैटी कहती है लो, ये तो बहुत तेज़ निकली भागने में। फिर हमें गेट को खोलते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पर एरेना जो है, मतलब एरेना में जो फाइटर्स लेने वाले हैं वो बाहर आ रहे होते हैं। कैटी जो है वहीं पर ऑक्शन के अंदर ही बैठी होती है एक सीट के ऊपर और कह रही होती है कि ओफ, ये कितना धुआंधार है। मुझे यकीन है ये जो है इकाल का ओपोनेंट है, मतलब कि वो पर्सन जो इकाल से लड़ने वाला है और हमेशा उससे बहुत ज़्यादा पीटता है। मुझे यकीन नहीं आता इकाल बेचारा इस बड़े से हैवान के ज़रिए पीटा जाता रहता है हमेशा से। खैर फिर आगे हमें दिखाया जाता है इकाल को भी उसी एरेना के अंदर ज़ोर से फेंका जाता है और वो बेचारा बहुत ज़ोर से ज़मीन पर आके गिरता है। कैटी चौक भी जाती है और फिर गुस्से में कहती है मुझे यकीन नहीं आता ये इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं, इन्हें तमीज़ नहीं, बच्चों से कैसे सलूक करना चाहिए। तुम लोग इंतजार करो, जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी मैं तुम लोगों की शिकायत लगाऊंगी। हमें यहाँ पे इकाल को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है और बहुत हिम्मत से सामने देखता है। यहाँ पर सारे लोग कह रहे होते हैं कि हमें यकीन नहीं आता क्या ये वाइट डिवाइन बीस्ट की ब्रीड है। मुझे यकीन नहीं आता, ये कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, इसको पिटते हुए देखकर मजा आएगा। कहती है लोगों को देखकर कहती है मुझे इस तरह के लोगों से नफरत है जिनको दूसरों को मार खाते हुए बहुत मज़ा आता है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो कॉम्बैट है वो शुरू हो जाती है और वो बड़ा सा हैवान जैसा शख्स जो है वो एक बड़ा सा भाला लेकर इकाल की तरफ बढ़ता है। और कैटी बहुत घबराई हुई होती है और दिल में कह रही होती है इकाल प्लीज़ अपना डिफेंस करो, इस दफ़ा तुम्हें पिटना नहीं है। और फिर हमें बताया जाता है, मतलब पास के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलती है कि जब तुम कॉम्बैट को कैसे जल्द से जल्द फिनिश कर सकते हो। तो क्या कहता है अपनी स्ट्रेंथ को दिखाकर। तो कैटी कहती है तुम्हें इस दफ़ा पिटना नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ से बहादुरी से निकल पाओ और तुम मेरे साथ रहो तो तुम्हें उससे फाइट करनी होगी। काल तुम्हें समझ आ गई ना, अगर तुम ऐसा करोगे तभी तुम मेरे साथ जा पाओगे। और हाँ, अगर तुम ये फाइट जीत जाते हो तो तुम्हारा ये काम है कि तुम आगे से मुझे आने वाले हर खतरे से बचाओ। जितने भी खतरे मेरी लाइफ में आगे से आएंगे उन्हें उनसे तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि तुम मेरे साइड पे रहने वाले हो। अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हर हाल में प्रोटेक्ट करना ही होगा। तुम्हें समझ आ गया क्या एकार। और एकार की तरफ वो हाथ बढ़ाती है। खैर वापस बैक टू उसी सीन पर जहाँ पर वो पर्सन जो है एकाल के ऊपर हमला करता है अपने बड़ा सा भाला लेकर। और लिटरली वो भाला जब एकाल की तरफ बढ़ता है, कैटी की तो जान ही निकली होती है कि एकाल को कुछ हो ही ना जाए, ऐसा ना हो वो इस दफ़ा मर जाए। लेकिन एकाल जो है वो बस अपनी एक उंगली के सरिये उस भाले को रोक देता है और देखते ही देखते वो उस भाले को पूरा का पूरा तोड़ देता है। यहाँ पर उस भाले को टूटता हुआ देखकर कैटी तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। और यहाँ पर एकाल के अंदर से हमें वाइट कलर की रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है, जिसका लोग कह रहे होते हैं ये क्या है। हमें यकीन नहीं आता कि ये वाकई स्नो की जो डिवाइन पावर है वो है क्या, वाकई ये स्नो की डिवाइन पावर का ओनर है, वाकई ये इतना स्ट्रांग है। यहाँ पे कैटी सोच रही होती है कि अब जो वो है ना, मतलब जो शर्त है, ये जो बोली है वो बढ़ना शुरू हो गई है। मुझे यकीन है ये 300 गोल्ड कॉइन्स तक तो जाएगी। और देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि बोर्ड पे जो बोली लगी हुई थी वो 7,000 गोल्ड कॉइन्स की थी। कैटी कहती क्या अभी अभी से ही, अभी जो मैच शुरू हुआ है तभी बोली जो है वो 7,000 गोल्ड कॉइन्स तक पहुँच गई है। ये कितने पैसे खर्च करवाने वाला है आज मेरे। कैडी कहती है कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, एक सेकंड में किसने इतनी बड़ी बैट लगा दी है, कौन इतना पागल हुआ जाता है। क्या मुझे अब 701 कर देनी चाहिए, इतना काफ़ी होगा ना कि मैं एक गोल्ड कॉइन बढ़ाऊँ। इसी के बराबर में एक और बंदा बैठा होता है जो कैटी की तरफ देखता है और हंसता है। और कैटी दिल में सोच रही थी कि पर्सन मेरी तरफ देखे हंस क्यों रहा है। और फिर वो उसकी बोर्ड पर देखती है जहाँ पर वो लिख रहा होता है 800 गोल्ड कॉइन। तो कैटी कहती है तो ये वो पागल है जो मेरे साथ शर्त बढ़ा रहा है, और फिर इतने पैसे अपने इसमें खर्च क्यों करे। और वो पर्सन जो है वो कैटी को निकालते हुए गुड लक कहता है। कैटी कहती है लो, इसकी वजह से मुझे इतनी मुश्किल झेलनी पड़ी है, ठीक है मैं 900 कर देती हूँ और वो सॉरी 810 कर देती हूँ और वो 810 कर देती है। और देखते ही देखते जो शर्त है वो और बढ़ जाती है। कहती क्या आप ये पागल है, इसने इतनी ज़्यादा शर्तें लगा दी है, 10,000 39 पता नहीं कहाँ तक शर्त जो है वो चली जाती है। फिर कहती 1200 लगाती है और कहती है कि प्लीज़ यार बस करो, अब मुझे इतने पैसे खर्च नहीं करने। और वो बोलती है कि मैं इसको अब छोड़ दूँ यहीं पर, क्योंकि ये शर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पैसों पर चली गई है, क्या मैं उसे ना खरीदूँ। और हमें यहाँ पर एक काल को दोबारा दिखाई जा रहा होता है जिसको देख के कैटी कह रही होती है कि काल तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, मेरा दिल नहीं कर रहा अब तुम्हें खरीदने का। यहाँ पर एक काल जो है उस पर्सन को देखता है और फिर दोबारा से अपने हाथ में कोई पावर कोई इकट्ठा करता है और उसकी पावर में से जो हॉली सोर्ड है ना, हॉली सॉर्ड जो है वो निकलती है बाहर, जिसको देख के कैटी तो परेशान नहीं जाती है। कहती क्या वाकई उसने जब कहा था कि वो अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसका मतलब यही था अपनी पावर को अनलॉक करने से, क्या वाकई इसने अपनी हॉली सॉर्ड को समन कर लिया है। तब क्या अगर लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनमें से किसी ने इसे पहचान लिया तब तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन लगता नहीं किसी ने इसको पहचाना। और यहाँ पर एक जो है वो अपनी सॉर्ड का इस्तेमाल करता है और वो उस पर्सन को तमाम करने ही वाला होता है। यहाँ पे जो पर्सन होता है दूसरा वाला जो कैटी के बराबर में बैठा हुआ था और शर्तें बढ़ा रहता है, वो इसे देख कर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है लो अब तुम इसको
इसको खरीदती रहूँगा। कैटी कहती है लो ये पर्सन और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहा है अपने पैसे खर्च करने के लिए, पता नहीं क्यों ये इतने सारे पैसे अपने जो है वो खर्च कर रहा है। मुझे लगता है ये इकाल को जानता है, तभी ये किसी भी तरह इकाल को हासिल करना चाहता है। लेकिन तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें इस बात को कंटिन्यू नहीं करने दूंगी, मुझे किसी भी तरह इकाल को खरीदना है। ये कहते हुए वो अपना पेन को निकालती है। यहाँ पर इकाल जो है उस पर्सन को मार रहा होता है और कैटी फौरन से अपनी बट जो है उसे लगा रही थी, क्योंकि जैसे ही इकाल उस पर्सन को मारेगा और उस वक्त जो सबसे हाईएस्ट बेड होगी उसी के अकॉर्डिंग उसके पास जो है इकाल चला जाएगा। यहाँ पर इकाल उस पर्सन को मार के अपना काम को तमाम करता है और बोर्ड पर लिखा जाता है कि ऑक्शन अब जो है ख़त्म हो गया है। और फिर हमें बोर्ड को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि 2 मिलियन कॉइन ऑरेंज ने दिए हैं और 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स है जो ऑरेंज है वो इस बेट को जीत चुकी है। ऑरेंज बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, यानी कि कैटी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खड़ी हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो सर्कल होता है ना जो ऑक्शन में लगा होता है इस मतलब लड़ाई के दौरान, वो जो होता है ना सब उसको देख रहे होते हैं और कैटी कहती है क्या ये वाकई कर्ल का सोल्जर्स है, ये टूट रहा है। और देखते ही देखते वो जो पूरी वो जो सील होती है वो टूट जाती है और यहाँ पर इकाल जो है वो बहुत ब्राइटली मुस्कुराता है और फाइनली उसे महसूस हो रहा है कि वो आज़ाद हो गया। और फिर यहाँ पर कैटी जो है वो इकाल को देख रही होती है बेसब्री से, कहती है फाइनली वो मेरे पास आ ही जाएगा, मैंने तुम्हें खरीद लिया, मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चे। ये कहते हुए उसके पास एक चिड़िया आती है और उनके ऊपर इकाल चलता हुआ सीधा जा रहा होता है कैटी के पास, जिसके सामने जो कैटी है वो बाहें फैला के खड़ी होती है कि आ जाओ इकाल जल्दी से मेरे पास आ जाओ, अब मैं तुम्हारे से दूर नहीं रह सकती, मैंने तुम पे 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स खर्च किया आखिरकार। और फिर वो अपनी बाहें फैला कर उसको कैटी के फॉर्म में अपने पास रख लेती है, कहती है गॉट इट, मैंने इसको ढूंढ लिया, मैंने इसको हासिल कर लिया, इतनी मेहनत के बाद मैं वाकई बहुत ज़्यादा ग्रेट हूँ। यहाँ पर कैटी जो है अपनी तारीफ़ें करी होती है, कहती है कि चलो बेबी हम चलते हैं। कहते हुए वो आ जाती है जहाँ पर अकाउंटिंग होती है ना, सारे हैंडल होता है अकाउंटिंग का सामान, वहाँ पर आ जाती है और वो पर्सन बोलता है क्या अब कौन आ गया यहाँ पर। कैटी कहती है अपना बिल जो है उसे पे करो, 2 मिलियन गोल्ड कॉइन जो कि मैंने इस बिट पे लगाए। तो वो पर्सन कहता है क्या तो एक बच्ची ने ये बिट जीती है। तो कैटी कहती है हाँ हाँ तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, चलो जल्दी से अपने पैसे जो अपने अकाउंट में शेयर कर लो वरना मैं इसको लेकर ऐसे ही चली जाऊँगी और जल्दी से मुझे अब चाबियाँ पकड़ाओ। तो वो पर्सन जो है उसको जो इकाल का जो केज होता है उसकी चाबी पकड़ा देता है। कैटी उसको लेती है और इकाल को लेकर बाहर चली जाती है। यहाँ पर जो पर्सन होता है वही जो अकाउंटिंग संभाल रहा होता है वो कहता है कि एक छोटी बच्ची साथ में एक छोटा सा बीच यहाँ पर चल क्या रहा है हो क्या रहा है। खैर कैटी को हमें दिखाया जा रहा होता है जो कहती है कि चलो अब हमें जल्दी से यहाँ पर चलना चाहिए। और वो रेड हेयर वाली पर्सन जो कैथरीन है ना उसने जो उसको रास्ता दिखाया था कि तुम यहाँ से सीधा भाग सकती हो इमरजेंसी की सूरत में, वो रास्ता होता है जो ब्लॉक होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। कहती है देख के घबरा जाती है, कहती है मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, और मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ अचानक से, मुझे नहीं लगता मैं इसे आगे हैंडल करूँगी। और देखते देखते कैटी जो है वो बेहोश हो जाती है और कैटी को किसी की आवाज़ भी आती है कैटेशिया, अब पता नहीं किसकी आवाज़ है। आगे एपिसोड पर दिखाया जाता है कि वही वाला पर्सन जिसने कैटी के मुकाबले में बैटिंग लगाई थी वो आता है और कहता है कि ये ऑपरेटर ऑफिस है और उसकी किसी की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि वो बच्ची यहीं कहीं होगी, जल्दी जाओ उसको ढूंढो, वो यहाँ से भागी होगी, उसको यहाँ से निकलने मत देना। यहाँ पर वो पर्सन बोलता है बैटिंग वाला कि मुझे लगता है कि वो जो मिलियनर बच्ची है वो ऑलरेडी यहाँ से स्किप कर चुकी है, मुझे यकीन नहीं आता उसने उस वाइट लेपर्ड को ख़रीद लिया है, मुझे यकीन है उसके लिए बहुत मुश्किल होगा उसे पालने में, लेकिन मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो अच्छे से उसे पाले, फिर तुमसे मैं फ्यूचर में मिलता हूँ लेडी। और वो पर्सन जो है वो चला जाता है। यहाँ पे कैटेशिया के सामने एक पर्सन खड़ा होता है, वो बोलता है कि अभी तुम्हें क्या हुआ है। ये कहते हुए वो कैटी को उठाता है और सामने कोई और नहीं ड्यूक होता है जो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, किसने तुम्हारे साथ ये कर दिया, किसने तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दी। और यहाँ पर ड्यूक इतना परेशान होता है कि उसके तो पसीने ही छूट जाते हैं और कैटी बेचारी पता नहीं क्यों ड्यूक को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रोना शुरू हो जाती है और बहुत बुरे तरीके की सो रही होती है। यहाँ पे हमें एंडन और वर्नर को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे एंडन बोलती है कैटेशिया क्या तुम ठीक हो मेरी प्यारी बहन की, कहते हुए वो उसको गले लगा लेती है और कैटेशिया कहती है मैं ठीक हूँ तुम इतनी परेशान मत हो। और मैं दिन में कहती है कि यहाँ पे सारे लोग सिर्फ मुझे देखने के लिए आए। तो जो ड्यूक है वो बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ कल से क्या हो रहा है। तो कैटेशिया कहती है हाँ मुझे किडनैप किया गया। तो ड्यूक कहता है ठीक है मुझे देख सकता हूँ तुम्हें सब कुछ मालूम है। तो कैटेशिया देखती है दूसरी तरफ जहाँ पर रेड हेयर वाला पर्सन साथ में ड्यूक का जो पर्सनल गार्ड है वो और मार्गरेटा सब हर कोई मौजूद होता है। यहाँ पर ड्यूक बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, मतलब मैं किस तरह इसको भूलूँ, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर इलीगली इस चीज़ को चलाएं, जाओ उनको पकड़ो और उन्हें ख़त्म कर दो। ये क्योंकि उन्हें भेजो था। और यहाँ पर कैटी हैरान होती है कि ड्यूक तुम इनके साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो। खैर वो बोलती है कि एक्चुअली मैं उस सिस्टर को पे करना चाहती हूँ जिसने मेरी मदद की यहाँ पर से जाने के लिए और साथ ही साथ उस ऑक्शन को अटेंड करने के लिए। तो ड्यूक बोलता है ऑक्शन यहाँ से भागने में तुम कहना क्या चाह रही हो, तुमने एक रात में क्या क्या कर लिया है। तो कैटी तो बेचारी गहरी सांस लेती है और बस थोड़ी देर खामोशी होती है क्योंकि वो बहुत घबरा जाती है कि वो ड्यूक को ये सब कैसे एक्सप्लेन करे। खैर यहाँ पर उसको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो इकाल है वो खुद ही उसकी शर्ट से बाहर आ जाता है और गहरी सांस लेता है क्योंकि बेचारे को उसने कब से अपने गाउन के अंदर बंद किया होता है, उसको गहरी सांस नहीं मिल रही होगी वहाँ पर। और ड्यूक उसे देख के कहता है ये बहुत डरावना लग रहा है, क्या ये डरावना जानवर नहीं है। कैटी कहती है हाँ आप ठीक कह रहे हो। और वो दिल में कहती है कि जैसा मैंने सोचा था, ड्यूक इसे पहली नज़र में पहचान चुका है। यहाँ पर जो ड्यूक है वो बोलता है क्या तुमने इसको ख़रीदने के लिए पार्टिसिपेट किया था ऑक्शन में। तो कैटी कहती है हाँ मैंने इसलिए किया। तो वो कहता है ओह तो तुम इसकी वजह से इतना ख़तरा उठाई, तुम्हें पता है ना ये कितना नुकसानदेह है, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, मुझे लगता है तुमने इसको खिलौना समझ के ख़रीद लिया। लेकिन ये कोई खिलौना नहीं है। यहाँ पर कैटी बोल रही थी कि ये बहुत ज़्यादा ठंडी ब्रीज की तरह फील हो रहा है, मतलब जैसे कि आप लोग को पता है
ड्यूक कितना कोल्ड है, तो उसी की वजह से कहती है ये कह रही है। फिर ड्यूक को कहती कहती है कि जो भी हो, लेकिन मैं इसको पालना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे इसे पालने दो। तो ड्यूक कहते हैं क्या तुम इसे पालना चाहती हो? कहती कहती है हाँ, मैं इसको इस तरह पालूंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मेरे पास ऐसा कोई जानवर पड़ा है अभी। कहती कहती है ड्यूक मैं इसको पालूंगी, इस तरह पालूंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कोई जानवर जो है वो इस घर में एग्जिस्ट भी करे, प्लीज़ मुझे इसे पालने दो। और वो बात इतनी इमोशनली कहती है कि ड्यूक कहते है ये बच्ची मानने नहीं वाली, और फिर बोलता है ठीक है तुम्हें जो भी करना है करो। कहती कहती है क्या मैंने कुछ गलत सुना? तो ड्यूक कहता है नहीं तुमने सही सुना है, और याद रखो कि आइंदा कहीं पे भी जाने से पहले तुम्हें मेरी इजाज़त ज़रूर लेनी है। तो कैटिशा कहती है ठीक है, मैं इस बात का कैसे ध्यान रखूंगी कि मैं आगे से कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करूँ। फिर ड्यूक कहता है उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कि आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं अभी तुम्हें यहाँ से लेके जा रहा हूँ, तुम अपने घर में सेव रहोगी। क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर कैटिशा को तो रोना ही आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा क्योर फील कर रही है। खैर फिर वो बोलता है कि चलो बच्चों हम सब चलते हैं, और फिर हमें उनको दिखाया जाता है उनके पैलेस के अंदर। फिलहाल उन लोगों के साथ जो भी होना था वो हो चुका है। यहाँ पर फिर हमें डिनर टेबल को दिखाया जाता है, जहाँ पे कैटिशा कहती है इतना कुछ कि सारा कुछ मेरे लिए बना है। तो शेफ कहता है यस मास्टर ने कहा है कि आपको बहुत अच्छे से फीड करे, तो प्लीज़ आप खाएं। यहाँ पे कैटिशा पूछती है कि जो मार्केटा है, रोज़ा है, और वो जो बुरा सा लड़का है साइबल, वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर एक और लेडी होती है, वो बताती है एक्चुअली उन लोगों को एक जगह भेजा गया है जहाँ पर उनको तुम्हें तुम्हारा ध्यान ना रखने पर सज़ा मिलेगी, तो तुम उनका फिक्र मत करो, वो जल्दी आते होंगे। कहती कहती क्या वाकई उन्हें इधर भेज दिया गया? साइबल के जाने से मैं खुश हूँ, लेकिन मार्गारेटा और रोज़ा के बारे में सोच कर तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस महसूस हो रहा है। मुझे लगता है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा। और फिर वो एकाल से बात करती है और कहती है कि प्लीज़ तुम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मत आना, अगर कोई भी तुम्हारे इर्द गिर्द हो। क्या तुम्हें ये बात समझ आ गई? वरना ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। तो एकाल कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना है। तो कैटिशा कहती है इसके इस एटीट्यूड को देख के तो मुझे महसूस हो रहा है इसके साथ साथ मुझे भी इस घर से निकाल दिया जाएगा। वो उसको समझाने के लिए अपना हाथ उसके पास लेके जाती है, तो एकाल तो उसके हाथ पे काट ही लेता है। कैटिशा कहती है कम से कम तुम ये दिखावा तो कर सकते हो कि तुम मेरी बात सुन रहे हो। एकाल बैठ से उतरता है और फिर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि मुझे अपनी इंसान की फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद है। तुम्हें समझ आ गई ये बात कैटिशा? मुझे आइंदा गलत मत कहना, उस जानवर वाली फॉर्म में ज़्यादातर रहने के लिए। तो के साथ उधर एकाल बताता है कि जो मेरी जो डीमोनानी फॉर्म है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी है, बिल्कुल बच्चों की तरह है, मैं उस फॉर्म में बार बार नहीं जाना चाहता, उससे मैं बहुत ज़्यादा बुरा दिखता हूँ। तो कहती है ओह तो ये बात है, तो फिर यहाँ से तुम दफ़ा हो जाओ परे से, फिर बाद में तुम्हें चर्च वाले पकड़ जाए वापस वो अरीना वाले पकड़ लें, अपना ख्याल रखना। फिर यहाँ पर एकाल जो है वो बोलता है तुम्हें पता है तुम परी की तरह दिखती हो, लेकिन तुम में बिल्कुल इंसानियत नहीं। फिर कैटिशा भी बोलती है कि तुम भी एक फरिश्ते की तरह दिखते हो, लेकिन तुम अंदर से हैवान हो। दोनों फिर एक दूसरे की तरफ पीट करते हैं और मुंह बुलाकर एक दूसरे से बात नहीं करते। यहाँ पर कैटी जब एकाल की तरफ दिखती है तो एकाल कहता है जो भी हो तुमने मेरी मदद की, मुझे खरीद कर, तो तुम्हारा शुक्रिया सिस्टर। तो कहती कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो फिर तुम मुझे नोरा बुला सकती हो। तो एकाल कहता है वैसे तुम हो कितने साल की? तो कैटी बोलती है मैं 10 साल की हूँ। तो एकाल कहता है फिर तो मैं बड़ा हुआ, क्योंकि मैं 51 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो कैटी कहती क्या 51 ईयर्स? क्या वाकई तुम एक बूढ़े शख्स हो जैसे कि मैंने पहले कहा था, एक खूबसूरत बूढ़ा शख्स? और उसने तो एक इमेजिन मतलब पिक्चर भी इमेजिन कर ली होती है काल की। यहाँ पर फिर वो हमें बताती है कि ये लोगों के लिए अपनी बड़ी फॉर्म में आना मतलब कि अपनी यंगर फॉर्म में आना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये चुटकियों में अपनी यंगर फॉर्म में आ सकते हैं। लेकिन असल में मतलब कि जो रियली उनका जो पूरा टाइम पीरियड है ना बचपन का जवानी का, वो बहुत ज़्यादा लंबा है। बचपन का पीरियड तो उनका तकरीबन 500 सालों का होता है, लेकिन जो जवानी का पीरियड है वो तो 1000 सालों से भी ज़्यादा होता है। और ये फिर भी जब चाहे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। फिर यहाँ पर कैटी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि मेरा नाम कैटिशा एंसले, मेरा फर्स्ट नाम कैटिशा है और सेकंड एंसले। इकाल इसका नाम सुनने के बाद कहता है कैटिशा एंसले वाकई तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा प्रिटी है। कैटी ये सुनने के बाद कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो इकाल बोलता है मेरा नाम इकाल है, वैसे ये बात तुम्हें पता तो होगी। तो कैटी कहती है हाँ ये बात तो मुझे पता है। और फिर इकाल बोलता है कि ठीक है अब हमारा इंट्रोडक्शन हो ही गया है, तो फिर तुम मुझे बताओ मुझे तुम्हारे लिए किसको मारना है? कैटी कहती है क्या मारना? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। तो इकाल कहता है नहीं तुमने कहा था ना मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, और अगर मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है तो मतलब यकीनन कोई यहाँ पे तुम्हें थ्रेट कर रहा होगा, तुम्हें डरा रहा होगा, तो बताओ मुझे किसको मारना है? यहाँ पे कैटी कहती है कि मुझे मारना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पर्सन तो है, और वो स्क्रीन वाले पर्सन का नाम जैसे ही बताती है काल तो कूद पड़ता है उसे मारने के लिए जाने के लिए। तो कैटी कहती है नहीं अभी उसे मारो मत, मैं चाहती हूँ कि तुम उस पर नज़र रखो। एकाल कहते हैं क्या मतलब नज़र रखो? तो कैटी कहती है एक्चुअली मुझे लगता है वो मेरी अगवा मतलब जो मुझे अगवा किया गया उसके पीछे है, और मुझे लगता है वो अकेला नहीं है, उसके पीछे साथ एक दो लोग और भी हैं, और अगर हमें उन सबको पकड़ना है तो तुम्हारा उनका पीछा करना तक सही होगा, इतना काफ़ी होगा। तो एकाल कहता है अच्छा मैं समझ गया, तो मतलब मुझे अब तुम्हें प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी मिली है, ये मेरा मिशन है। तो कैटी कहती है मिशन क्या मतलब? तो एकाल कहता है दरअसल मेरे यंग मास्टर ने मुझे कहा था कि मेरा मिशन है मेरे चर्च को प्रोटेक्ट करना, जो कि मैंने 50 सालों से किया। कहती कहती है चर्च को प्रोटेक्ट करना मिशन है, तो पता है मिशन का मतलब क्या होता है? जिसकी वजह से तुम पैदा होते हो, जिसकी वजह से तुम जीते हो, और जिसकी वजह से तुम मर जाते हो। फिर वो कहती है दिल में कि वो बच्चा जिससे अब तक नूना और सिस्टर के बीच में फ़र्क नहीं पता, उसको एक मिशन का मतलब पता है, मतलब ये कितनी डिप्रेस लाइफ जी रहा है। और फिर जो यहाँ पर जो होता है वो जो
इकाल है उस तरह पे दिखाया जाता है जिसके आपको नेक पे अगर एक टैटू दिख रहा है, उसके बारे में कैटी बोलती है कि ये जो टैटू है इसका जिक्र ओरिजिनल नॉवल में भी था। मुझे यकीन नहीं आता उन्होंने इसके साथ इतना बुरा किया। नॉवल में बताया गया था कि नीला और चर्च जो है वो बहुत अच्छे हैं और उसके ऑपोजिट में ब्लास्को बहुत बुरा है। लेकिन अभी असल फैमिली में मतलब असल लाइफ में देखो जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर ब्लास्को अच्छा है, जबकि जो चर्च है उसने अपना जो उसने इकाल का इस्तेमाल किया शील्ड के तौर पर और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। मुझे यकीन नहीं आता। यहाँ पे कैटी बोलती है इकाल क्या हम दोस्त बन जाए, तो इकाल कहता है दोस्त दोस्त होता क्या है, तो कैटी कहती है एक्चुअली वो लोग जो एक दूसरे का खुशी में गम में साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं, वो दोस्त होते हैं। तो इकाल कहते हैं क्या मतलब हमेशा साथ रहेंगे एक पूरी ज़िंदगी के लिए, तो कैटी कहती है हाँ तब तक के नहीं जब तक कि वो एक दूसरे को धोखा ना दे दें। तो इकाल कहते हैं क्या वाकई मुझे पसंद आया, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तो कैटी कहती है ठीक है फिर, और फिर ये दोनों हैंड शेक करते हैं जिससे ये लोग दोस्त बन जाता है। खैर फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे कैटी कहती है चलो अब तुम जाके सो जाओ, तुम्हें वैसे भी सुबह उठकर जल्दी से उस नो लेपर्ड की फॉर्म में आना होगा वरना लोग तुम्हें देख लेंगे। तो इकाल उसके बेड पे आ जाता है और कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ सोना है। कैटी कहती है क्या तुम मेरे साथ सो गए, कि तुम्हें नहीं मालूम जो लोग सेम एज के होते हैं लाइक लड़का लड़की वो एक बेड पे नहीं सो सकते, और वैसे भी मेरे सोने की हैबिट जो है वो अच्छी नहीं है। तो इकाल कहता है कि नहीं तुमने अभी तो कहा था कि तुम जो दोस्त होते हैं वो हमेशा हर वक्त साथ रहते हैं। तो कैटी कहती है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो इकाल कहता है तुम झूठी हो, तुम लायर हो, देखो तुमने फिर मुझे धोखा दिया। तो कैटी कहती है दोनों फिर से मुंह फैला के लड़ना शुरू करता है। कैटी कहती है नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। खैर वो बहुत ज़्यादा जिद बहस होती है लोग बीच में, लेकिन कैटी बेचारी कहती है ठीक है अगर तुम इंसिस्ट कर रहे हो तो तुम सो जाओ, लेकिन फिर बाद में अगर रात को तुम किसी के लात लगने से या किक होने से ज़मीन पर गिर जाओ तो मुझे मत बोला क्योंकि मैं सोते हुए ऐसा करती हूँ। तो इकाल कहता है ठीक है अगर तुम ऐसा कुछ करोगी भी तो मैं जो पाऊँ उसे दोबारा से जगह पर रख दूंगा। कहते कहते ठीक है तो मैं अब क्या ही करूँ, ये बात मेरी सुनी नहीं पूरा। और दिल में कहती क्या वाकई ये वो चीज़ है, क्या ये वर्थ इट है, इसके ऊपर मैंने 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स खर्च किए, मुझे यकीन नहीं आता इतनी बेकार सी चीज़ में मैंने 2 मिलियन खर्च कर दिए। एपिसोड का स्टार्ट होता है हमें यहाँ पर इकाल और कैटिशा को सोते हुए दिखाया जाता है जो कि बहुत क्यूटली सो रहे होते हैं, और फिर आगे से जो कैटिशा का नेकलेस होता है वो चमकता है और कैटिशा कहती है क्या गरम गरम चीज़ है, और देखती है तो उसी नेकलेस से जो लाइट है ना वो निकल रही होती है। कैटिशा कहती है कैसे खुल के, और फिर हमें मॉडर्न वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पे कैटिशा कहती है कि जो टाइपिंग बोर्ड है वो चमक रहा है, और फिर वो पास हो जाकर देखती है तो वो कहता है क्या तुम कंटिन्यू करना चाहती हो। तो कैटिशा कहती है ऑफ कोर्स कंटिन्यू करूँगी, और जैसे ही वो कंटिन्यू प्रेस करती है तो यहाँ पर एपिसोड 169 लिखा हुआ आ जाता है। आगे में दिखाया जाता है ब्लास्को हाउस को, और सुबह की तीनों मतलब कि ड्यूक वंडा और एंडन की तीनों बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर ड्यूक बोलता है कि जो र्यूमर्स का सोर्स है ना वो उसी जगह से फैला है जहाँ पर कैटिशा और ग्रैंडफादर पहले रहते थे। शायद उन्होंने हमारे जो कैरेज है फैमिली का कैटिशा को ले जाते हुए उन्होंने देख लिया था, और वहीं से ये सारी बातें जो है फैलना शुरू हुई। यहाँ पर ड्यूक कहता है मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता, जैसे अभी किडनैपिंग हुई है वैसे ही किडनैपिंग फ्यूचर में नहीं होगी। तो यहाँ पे एंडन बोलती है मुझे लगता है हमारे लिए बस यही होगा कि हम उसे जल्द से जल्द उसका जो सरनेम है फैमिली का उसे पहुँचा दे ताकि वो आराम से प्राउडली अपनी जो फैमिली की प्रोटेक्शन है उसे हासिल कर सके। तो जो ड्यूक बोलता है वो बोलती है क्या ये मुमकिन नहीं कि हम जो टेस्ट है उसे पुश कर दें और जल्दी से उसका स्केड्यूल जो है वो नहीं है और डिफ़िकल्टी लेवल को भी थोड़ा कम कर दें। तो जो ड्यूक कहता है वाकई ये सस्पिशियस तो है, बस जब उसने मुझे कल रात को बताया था। और यहाँ पे कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैटी बोलती है कि मुझे लगता है कि जो साइबर है वो उस चीज़ में इन्वॉल्व है क्योंकि मेरी जो की है वो गायब है, मुझे लगता है वो उसी के पास होगी। क्या आप इसकी तलाशी ले सकते हैं कि साइबर इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है ना। एक्चुअली मुझे उसमें थोड़ा वो है सस्पेक्शन है, मुझे लगता है कि वो इन्वॉल्व होगा। और यहाँ पर ड्यूक बताता है कि मैंने उसे खुद गिरफ्तार किया और बहुत टॉर्चर करने के बाद भी हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला, इवन वो की तक उसके पास से नहीं मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा उसका बिहेवियर कैटी को सस्पिशियस क्यों लगा, क्योंकि कैटी कुछ भी ऐसे तो नहीं बोलेगी लेकिन उसने कुछ ना कुछ किया होगा। और यहाँ पर वो बोलता है कि वैसे मैंने उन लोगों को कैद तो कर दिया, साथ ही साथ उनकी जो सारी फैमिली का वो था ना जितने भी पैसे थे उन सबको फंडिंग को भी ब्लॉक कर दिया। उसके अलावा अभी तक जो फैमिली के जो सेफ था ना उसका होल्ड, उसकी सारी जो मैनेजिंग थी वो सबका होल्ड ना उसके फादर के पास था, साइबर के फादर, वही जो अजीब सा मोटा सा अंकल था ना जो बार बार इंटरप्ट कर रहा था बात में, उसी के पास था। और अब उससे वो भी मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो भी ले लिया गया। ये बात सुन के एरन तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और यहाँ पे जो ड्यूक है वो बोलता है चूँकि हमने अब उनसे इन सब चीज़ों को ले लिया है तो मेरे ख्याल से अब हमें और भी ज़्यादा ध्यान देना होगा कि उनका अगला स्टेप है क्या। फिर वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इम्पीरियल फैमिली, मुझे तो लगता था अब तक वही हमारे लिए खतरनाक है, अब तो हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग आ गए। फिर वो वर्ने को देखते जो ही खामोश बैठा होता है तो ड्यूक बोलता है तुम इतना खामोश क्यों, क्या तुम कुछ बात ऐड नहीं करना चाहोगे। तो वर्ने कहता है क्या मैं एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जब तक कि जो फैमिली टेस्ट है वो ना हो जाए तब तक कि मैं इसमें इन्वॉल्व ना ही हूँ। और मुझे लगता है कि जो फैमिली टेस्ट है उसे ऑनेस्टली होने देना चाहिए। मुझे यकीन है ग्रैंडफादर ने उसे सुना है तो आराम से उसे पास कर ही लेगी। कैटी कहती है भले से वो उसे पास कर ले, लेकिन अभी जो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही, सॉरी कैटी नहीं एरन कहती है कि उसके ऊपर जो इतनी परेशानियाँ आ रही हो तब क्या, अगर वो टेस्ट दिए बगैर ही मर गई या उसके साथ कुछ हो गया तब तुम क्या करोगे, तुम तो फालतू सजेशन देते ही रहते हो। तो वरना कहता है बिल्कुल हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि उसकी जो डिफेंस का एहतियात है उसे और थोड़ी बढ़ा दें, हम उसके डिफेंस का और ख्याल रखें। तो एरन कहती है मगर फिर भी वो एक बच्ची है तुम इसका ख्याल नहीं। तो वो बोलता है वरना कि मुझे लगता है तुम जो ग्रैंडफादर पे भरोसा नहीं करती या फिर तुम्हारा जो तुम्हें
तुम्हें ब्राइबरी मिली है, रिश्वत मिली है कैटी की तरफ से, वो तुम्हारे सर पर चढ़ गई है उसका नशा, क्योंकि तुम मुझे याद है तुम सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडफादर के सेफ के पीछे थी, तो अब तुम क्यों उतना उस बच्चे का साइड दे रही हो। इन दोनों की जो किचमिच होती है ना, सुनकर ड्यूक तो बेचारा परेशान ही हो रहा है। और यहाँ पे जो एरन है वो बोलती है मुझे तो लगता है तुम जेलस हो। तो वो वर्नर बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है तुम जो वो बच्चे के पैसे के पीछे हो। तो एरन कहती है ऑफ कोर्स नॉट, मैं तो उसका इतना ख्याल करती हूँ और इसे इतना पसंद करती हूँ क्योंकि वो स्मार्ट है, क्यूट है और बहुत ज़्यादा काइंड भी है। तुम्हें क्या पता होगा, तुमने तो उससे कभी बात ही नहीं की। तो वर्नर कहता है ऐसा नहीं है। और फिर वो बताता है कि एक्चुअली मैंने उसे अपने जो सीक्रेट्स हैं उन्हें भी शेयर किया हुआ है और वो वाकई अच्छी तो है। तो कहती एरन कहती है क्या वाकई, मुझे तो उसने किस भी किया हुआ है। तो वर्नर कहता है क्या किस किया हुआ है तुम्हें। तो कहती है एरन कहती है हाँ, मेरे ख्याल से इस पूरे कन्वेंशन के अंदर मैं पहली वो लड़की होंगी जिससे कैटी ने किस किया होगा। वाह, मैं कितनी लकी हूँ ना। वो वर्नर बोलता है हाँ जो भी हो, पर भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके साथ मैंने अपने सारे जो सीक्रेट है उन्हें शेयर किया हुआ है, तो हम दोनों ज़्यादा करीब है। या फिर ड्यूक बोल रहा होता है क्या वाकई जो सिबलिंग्स हैं वो हमेशा इसी तरह लड़ते रहते हैं, ये लोगों की लड़ाई अभी भी नहीं बंद होती है। यहाँ पर जो एरन है वो बोलती है वर्नर तुम जेलस हो ना, मुझे पता है तुम हो जेलस, क्योंकि तुम हमेशा ग्रैंडफादर के और फादर के आने वाले हायर बनना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हें वो सब नहीं मिल रहा। जो कि बात है थोड़ी सी तो हर्ट करने वाली थी वर्नर के लिए, लेकिन वर्नर कहाँ पीछे रहेगा। उसने भी उसको एरन को हर्ट किया और कहा कि तुम मुझे क्रिटिसाइज़ करी हो, तुम नहीं चाहती थी कि तुम पहली बेटी बनो, इसीलिए तुमने हमेशा मुझसे मुकाबला किया और मुझे लड़ना चाहा जबकि तुम मुझसे हार जाती थी। तो कैरी बोलती एरन बोलती तो फिर चलो हम मुकाबला करते हैं, देखना मैं किस तरह हराऊंगी। वर्नर कहता हाँ कर लेते हैं, लेकिन इन सब की बातें ड्यूक से बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने कप को पटकते हुए कहता है बस तुम लोगों को दिख नहीं रहा, तुम लोग किसके सामने अपनी आवाज़ को ऊंचा कर रहे हो। वो दोनों बेचारे बस अच्छे बच्चों की तरह सर झुका के खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे वर्नर कहता है मुझे माफ़ करेगा, हम लोग रिस्पेक्ट के जो क्राइटेरिया था उससे बाहर चलेगा। तो एरन बोलती है जैसे फादर मुझे भी माफ़ कर दें। ड्यू कहता है ठीक है, फिर इनहेरिटेंस का जो टेस्ट है वो प्रॉपर जैसा होता है वैसे ही होगा, इसमें कोई भी घपला नहीं होगा। तो एरन कहती है ठीक है, शायद मैंने कुछ गलत आपको वो दे दिया था, सजेशन दे दिया था। ड्यू कहता है लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखो, आगे से वो बच्ची जहाँ पे भी जाएगी हम तीनों में से कोई एक ना एक उसके साथ ज़रूर जाएगा। तो एरन तो एक्साइटेड होकर कहती है कि ठीक है ये गुड आइडिया है, और जो वर्नर है वो बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह जो अपने फादर की बात मानता है उनकी तरह से झुका के कहता है जी मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगा। खैर हमें फिर एक मेट को दिखाया जाता है, मेट को नहीं सॉरी ड्यू को दिखाया जाता है जो कि बेल रिंग करता है और बोलता है कि चलो हम लोग बात कर चुके हैं। फिर वो दोनों अंदर आते हैं, मतलब कि ड्यू का सर्वेंट और रेडियर वाला असिस्टेंट वो आते हैं और वो बोलते हैं कि आपने हमें बुलाया। तो ड्यू बोलता है बताओ वो बच्ची अब तक क्या कर रही है। तो वो बोलते हैं वो एक्चुअली, और फिर हमें इन तीनों को मतलब कि ड्यू का जो सर्वेंट है साथ में उसका जो असिस्टेंट है वो तीनों दिखाए जाते हैं कैटी के गेट के बाहर, जहाँ पर उनको हंसने की खिलखिलाकर आवाज़ें आ रही होती हैं। यहाँ पे कैटी जो है वो बहुत क्यूटली से उस वाइट लेपर्ड को गले लगा के बैठी होती है और शायद जो मेड है वो उससे उस वाइट लेपर्ड को दूर करने की कोशिश कर रही होती है। सॉरी जब इस मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। कैटी हंस नहीं रही होती है, रो रही होती है। यहाँ पर ड्यूक बोलता है कि ये बच्चा रो क्यों रहा है। तो लेडी बोलती है कि एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता कि ये रो क्यों रही है, ये बगैर कुछ कहे बस रोई जा रही है। तो ड्यूक कहता है क्या मतलब ये बगैर कुछ कहे रोई जा रही है। फिर वो कैटी के पास जाता है और कहता है ऑरेंज तुम रो क्यों रही हो, और फिर उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाकर एक रुमाल निकाल कर उसके आंसू बहुत ही हार्शली साफ कराते हैं, क्योंकि ड्यूक को तो पता ही नहीं कैसे किसी के आंसुओं को साफ करना चाहिए या कैसे किसी को हौसला देना चाहिए। यहाँ पर पीछे मेरी बोल भी रही होती है कि ड्यूक प्लीज़ थोड़ा जेंटली करें, वो बच्ची है। और हम फिर कैटी की आंखें दिखाई जाती हैं जो कि लिटरली सूज जाती हैं। फिर जो ड्यूक है वो कहता है ठीक है इसके मुंह धोने के लिए पानी तैयार करो। तो मेट कहती है ठीक है। और फिर जब ड्यूक का मुंह धुला रहा होता है तो जो कैटी होती है उसने थोड़ी सी नोज होती है स्नैप कर देती है। तो ड्यूक कहता है ठीक है अभी सांस को अंदर मत लेना, मुझे पहले इसको साफ़ करने दो, उसको ब्लो करने दो। और वो बोलता है अपनी आंखें बंद करो, और फिर उसका मुँह साफ़ करने के बाद वो उसको बिठा देता है और कहता है चलो फाइनली तुम साफ़ हो ही गई। तो कैटी कहती है मुझे माफ़ करिएगा, मैंने अपनी जो नोसी थी उसको आप पे ब्लो कर दिया आपके हाथों के ऊपर। तो ड्यूक कहता है मैं तो थैंकफुल हूँ कि तुम्हें इस बात का एहसास तो है। तो कैटी कहती है मुझे इस बात का रियलाइजेशन है। तो ड्यूक बोलता है ठीक है फिर बताओ तुम रो क्यों रही थी, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। और ये बात सुनते ही कैटी फिर रोने शुरू हो जाती है और कहती है कौन मरा है। तो ड्यूक कहता है मरा नहीं, कोई भी नहीं मरा, मैंने जिन लोगों का किया उनमें से कोई भी नहीं मरा, सब जिंदा है, तुम इस तरह की परेशानी क्यों ले रही हो। तो यहाँ पर जो मेड होती है वो बोलती है कि बेबी आपने शायद कोई सपना देख लिया है सोते हुए, मुझे यकीन है वो कोई बुरा सपना होगा, तो जाइए आप जाकर ड्यूक के साथ बाहर टहल लीजिए। तो ड्यूक कहता है क्यों मैं क्यों, तुम लोग रिजॉर्ट से टहले कि नहीं। तो मेड बोलती है नहीं वो रो रही है तो आपको से लेके जाना चाहिए। ड्यूक कहता है क्यों तुम लोग जानो से लेकर। तो वो सारे बोलते हैं ड्यूक आप इतने ज़्यादा कोल्ड बिहेव कैसे कर सकती हैं बच्ची के साथ, प्लीज़ आप ले जाइए ना से। तो ड्यूक कहता है क्या तुम लोग चाहते हो मैं इस तरह का काम करूँ, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है गार्डन में ड्यूक की गोद में कैटी होती है और ड्यूक उसे लेके जा रहा था। कहता है लो फिर से इन लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाकर मैनिपुलेट करके कैटी को घुमाने भेज दिया, मुझे यकीन नहीं आता, मैं उनकी बातों में आ गया। और यहाँ पर जो इकाल है वो ड्यूक के पाँव पे काट रहा होता है और ड्यूक देख के कहता है उफ
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक ड्यू को काटने की? में सोचता है खैर मैं इतना तो डिजर्व करता ही हूँ। और एक आल भी सर्व कर हाँ में ला रहे होते कि तुम इतने बड़े होकर बेवकूफ़ बन गए उन 3-4 मेट्स की वजह से और इसको घुमाने के लिए लेकर आ गए। यहाँ भी ड्यूक बेचारा थोड़ा कंसर्न भी होता है, मतलब कि थोड़ा सा प्रोटेक्टिव भी होता है कैटी के लिए, और सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ कि कैटी का मूड जो है वो अच्छा हो जाए। और फिर वो गार्डन में ही किसी एक जगह पर कैटी को लेकर जाता है और उस दरवाजे को जैसे छूता है उससे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लाइट्स निकलती हैं, ग्लिटरी सी। और फिर वो कैटी को नीचे उतारता है। कैटी कहती है ये कौन सी जगह है? तो ड्यू कहता है एक्चुअली ये वो सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे नाम कर दी गई हैं। और यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी होती हैं। यहाँ पर ड्यू बताता है कि ये सारी पेंटिंग्स जो है ये तुम्हारी हैं। तो कैटी कहती है क्या वाकई ये सारी मेरी हैं? तो ड्यू कहता है हाँ ये सारी तुम्हारी हैं। ये बस तमाम तर चीज़ें हैं जो हमारे जो इम्पीरियल के जो बड़े लोग थे नोबल्स थे उन सब ने स्टोर करके रखी थी और अब ये तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र हो गई हैं, तो तुम इनको देखो। आगे हमें कैटिशा का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर जो इकाल होता है वो बोल रहा होता है कैटिशा तुम्हारी यहाँ क्या दिखी हुई होली में? तो कैटी बोलती है कि शायद वो सूझ गई होंगी इसलिए। तो वो बोलता है क्या तुम्हें सही दिख रहा है? तो कैटिशा कहती है खामोश हो जाओ मुझे सब कुछ सही दिख रहा है। यहाँ पे इकाल परेशान होता है, वो बोलता है कैटिशा तुम्हें हुआ क्या? तो कैटी बोलती है कि वेट जब अपनी सारी सोचों को एक जगह जमा कर लोगी तो मैं तुम्हें सब कुछ सही से बता दूंगी। और फिर उदास होकर बोलती है मैंने वो देखा कि ओरिजिनल स्टोरी में कौन मरा, मतलब कि आपको अगर याद हो पिछले एपिसोड में कैटिशा जो थी सोते हुए वो ओरिजिनल वर्ल्ड में जहाँ पर स्टोरी लिखी जाती है वहाँ पर पहुँच गई थी और जब से उस वर्ल्ड से वो वापस आई है वो रो रही है। मतलब कि उसने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाकर एपिसोड 169 को पढ़ा है और वहाँ पर जो कैटिशिया है उसने किसी को मरते हुए देखा और वो कोई और नहीं था, वो कैटिशिया ही थी। मतलब कि कैटिशिया ने खुद को मरते हुए देखा। उस ओरिजिनल स्टोरी में बताया गया कि जो इकाल है और नीला है वो दोनों मिले थे एक दूसरे से। इकाल जो कि उस शॉर्ट का ओनर है और नीला जो ओरिजिनल स्टोरी की हीरोइन है। यहाँ पे इकाल बोलता है कि तुम मुझे ये क्यों नहीं बताई थी कि वो मर गई है, तुमने ये बात मुझे क्यों छुपाई? तो नीला जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो बोलती है कि उसे ये बात कैसे मालूम होती और मैं भी उसे ये बात नहीं बता सकती। मतलब कि फिलहाल वो इकाल से कुछ छुपा रही है। यहाँ पर जो इकाल है वो बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम वापस आओगी और तुम मेरे हाथों जो मौत तुम्हारी डिजर्व करती हो तुम मुझसे हासिल करोगी, क्योंकि तुमने मुझे हमेशा धोखा दिया और तुमने मुझे इस्तेमाल किया, तो तुम्हारा इतना तो हक है कि मैं तुम्हें मार दूँगा। यहाँ पे इकाल बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा होता है जैसा कि उस टाइम पर वो है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है। और वो नीला को गले से पकड़ता है और उसे हवा में उछाल देता है और कहता है कि तुमने उसके मरने के बाद मुझे क्यों छुपाई? यहाँ पे कैटी जो है वो परेशान बैठी होती है। मतलब कि बेसिकली आपको पता चल जाएगा कैटी इतना रोई क्यों है, उसने क्यों किसी के मरने का जिक्र किया था, क्योंकि उसने ओरिजिनल स्टोरी में देख लिया कि वो खुद मरने वाली है। यहाँ पे कैटी बोलती है मुझे पता भी नहीं कि जो नीला है वो इकाल से क्या छुपाई थी। यहाँ पे हो क्या रहा है, इकाल और नीला असल में तो ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग इन दोनों को मिलना चाहिए था और एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी जहाँ पे मेल लीड प्रोटैगनिस्ट सब कुछ मिल जाता और सब कुछ अच्छे से चलता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मौत हो रही है वो भी मेरी, क्यों मैं अचानक से मर जाती हूँ। यहाँ पे कोई वजह भी नहीं बताई और ना ही कोई सीज़न बताया जहाँ पे मैं मर रही हूँ। मतलब कि मुझे पता भी नहीं मैं कैसे मरने वाली हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। और देखते ही देखते जो इकाल है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। वो बोलता है कैटिशा कि तुम्हें क्या चीज़ तुम्हें इतना परेशान करी है? कैटी की आंखें तो फिर भर आती हैं और वो बोलती है इकाल ये उस वर्ल्ड में जैसा था अभी की वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहा था और अभी ये कितना शांत और एक मासूम सा बच्चा है। यहाँ पर वो बोलती है क्या तुम उसको डांटोगे जिसने मुझे तंग किया हुआ है? तो इकाल कहता है हाँ मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बताया जो भी चीज़ तुम्हें परेशान करी है जो भी शख्स मैं उसे अभी मार दूंगा या फिर फ्यूचर में मार दूंगा या फिर मैं उसको उस तरह शेप दे दूंगा जिस तरह वो तुम्हें पसंद हो। तो कहती कहती क्या मतलब तुम मुझे शेप दे दोगे? क्या तुम जाके राइटर को बताओगे कि ये तुम क्या ही बकवास लिखी जा रही हो? तो इकाल बोलता है क्या राइटर वो क्या चीज़ है? तो कहती है नेवर माइंड तुम छोड़ दो उसको। फिर वो दिल में कहती है मेरी मौत इसका इकाल से क्या ताल्लुक है? जहाँ तक मैंने उस नावल को पढ़ते हुए फील किया मुझे लग रहा था इकाल खुद डिप्रेस था मेरी मौत से, वो भी नहीं चाहता था कुछ ऐसा हो, लेकिन फिर भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है इकाल और मेरा उस वर्ल्ड में क्या रिलेशनशिप था। इकाल उदास था या गुस्सा था मुझ पर। फिर वो इकाल के गालों को पकड़ती है और अपने मुंह के करीब ला के कहती है कि इकाल मेरी बात को गौर से सुनो, तुम मुझे कभी मरने मत देना। तो इकाल कहता है ठीक है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम भूल जाओ कि तुम्हें कोई मरने देगा या कोई तुम्हें मार सकता है, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो कहती जो है कहती ठीक है। इकाल फिर दिल में कहता है कि इकाल तुम इस बच्ची का भरोसा कर सकते हो, कम अज़ कम ये तुम्हें धोखा नहीं देगी। फिर हमें सुबह ब्लास्को हाउस को दिखाया जाता है और मेट्स को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस बात को 10 दिन गुजर चुके हैं और जो कैटी है वो इकाल के साथ खेल रही होती है और कह रही होती है एक ही जाओ जाके मुझे वो बॉल को पकड़ के ला के दिखाओ। तो इकाल अपने सर हिला के कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो कहती क्यों नहीं जाओगे? तो इकाल कहता है एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे अब ये गेम्स नहीं खेलनी तुम्हारे साथ, तुम हमेशा मुझे पिले के घूमती क्यों नहीं हो? तो कहती बोलती है मैं अब तुम्हें गोद में उठाए उठाए घूम कर ना थक गई हूँ। तो इकाल कहता है ठीक है फिर तुम मेरे एक बंदे हाई कर लो जो मेरा ख्याल रखे, क्योंकि वैसे भी सोते हुए तुम मुझे अपने नीचे खुद को दबा देती हो, खुद के नीचे मुझे दबा देती हो और तुम हमेशा मुझे इग्नोर करती हो, जब तुम दूसरे कामों में बिजी होती हो तो मुझे बहुत तंग करती हो कहती। तो कहती उफ मेरी बात को सुनो, तुम यहाँ पर रहते हो क्योंकि लोगों को लगता है तुम एक क्यूट एनिमल हो जो कि मेरा ध्यान खींचता है एक खिलौने के तौर पे। और फिर दिल में कहती है मेरे को इस बात की खुशी भी है कि काल ने कभी मुश्किल आने नहीं दी, ना ही खुद मुश्किल में पड़ा। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे लिए,
ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, जिससे लोगों का ध्यान भी इसकी तरफ नहीं जाता। तो कहती है कि काल चलो जल्दी से मुझे वो बॉल आके दो। तो पीछे से आ जाता है वही रेड हेयर वाला पर्सन, वो बोलता है कि तुम बच्चे। तो कैटी कहती है हाँ। वो बोलता है चलो तुम्हें अंदर जाना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा अगला टेस्ट है उसका जो टेस्ट है वो तैयार हो चुका है। तो कैटी कहती है क्या अभी से ही? वो वाकई तैयार हो चुका है? तो जो इकार है वो कहता है हाँ हो चुका है। कैटी कहती है वो क्या है? तो वो बोलता है वो अभी वो ये बता ही रहा होता है टेस्ट के बारे में, इतने में इकार जो है वो पीछे से आता है और बोलता है कैटिशिया क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ? और कैटिशिया को मैं दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है। वो कहती है क्या तुम लोग वाकई चाहते हो मैं उस डरावनी सी जगह पे जाऊँ? अगले एपिसोड का स्टार्ट होता है। यहाँ पे मिस्टर जैन, ड्यूक और साथ में कैटी जो है वो बैठे होते हैं। यहाँ पे ड्यूक बोलता है कि मिस्टर जैन के कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, 10 साल के बच्चे के लिए आप उसको वहाँ पर भेजना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा डरावना नहीं होगा? वो बोलता है मिस्टर चैन कि क्या मतलब एज तो सिर्फ नंबर है, आप कैसे कह सकते हैं 10 साल की बच्ची? मुझे यकीन है आपके दोनों बच्चों में से अगर कोई भी 10 साल की उम्र में संवारना चाहता तो वो यकीनन वहाँ पे सर्वाइव करता। बाय द वे अगर आप में से किसी को संवारने का नहीं पता तो ये वो जगह है जहाँ पर नॉवल में आने के बाद से कैटी बिल्कुल नहीं जाना चाहती। ये बहुत ज़्यादा डरावनी जगह है, इसका इंट्रोडक्शन मैं आगे दूँगी, ठीक है? यहाँ पर जो वो पर्सन है चैन, वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये लड़की उधर 3 दिन भी सर्वाइव कर पाएगी, आखिरकार वो जगह ही ऐसी है। वहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, बहुत खूंखार से डिवाइन बीच है जिनको आज तक कई लोगों ने देखा भी नहीं। और अब तक यही कहा जाता है कि अगर वहाँ पर से कोई भी सिवाय ड्यूक के ज़िंदा नहीं निकला है, अगर कोई लोग हमारे मतलब कि ब्लास्को फैमिली से तो गद्दारी करने की कोशिश करते हैं, वहाँ उन लोगों को उधर फेंक दिया जाता है सवाना के अंदर। तो ड्यू मुझे लगता है ये उसको पास कर ही लेगी आखिरकार, ये आपकी सर्वाइवर जो है। तो ड्यू कहता है नहीं मुझे इसके बारे में सोचने दो। इससे पहले वो लोग कुछ बोलते हैं। यहाँ पे जो कैटी है वो बोलती है कि मैं ये टेस्ट दूंगी, मुझे इस टेस्ट को देना है। वो पर्सन जो है मिस्टर चैन, वो कहता है खड़े होते हैं तो फिर तो ये ठीक ही हो गया, वो जगह जहाँ पर मेरा बेटा कैद है वो डंजन, ये जो सवाना है उससे ज़्यादा डरावना है, लेकिन मुझे यकीन है तुम ये कर ही लोगी। तो कैटेशिया कहती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सवाना जाने के लिए। फिर चैन जो है वो थोड़ा गुस्सा होता है और उसके गुस्से में वो अपना हाथ रखता है कैटी के सर के ऊपर और बोलता है कि ठीक है फिर बेस्ट ऑफ लक, मुझे यकीन है तुम बहुत बुरे हाल में वहाँ से वापस आओगी। मतलब एक तरीके से बैड विशेष देखिए कैटिशिया को। खैर कैटिशिया हिम्मत जुटाती है और खड़े हुए कहती है कि शुक्रिया आपका एडवाइसेस के लिए अंकल, मैं ध्यान रखूंगी कि मैं अच्छे से टेस्ट वहाँ से पार करके आ जाऊँ। यहाँ पे जो जाते हुए भी सोच रहा था कि देखते हैं अब मैं खानदान से निकलता हूँ, ब्लास्को फैमिली से या तुम निकलोगी। यहाँ पे कैरी कहती है मुझे इनको दिखाना ही होगा मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं डिजर्व करती हूँ ब्लास्को फैमिली में आना। आगे में दिखाया जाता है बाहर का सीन जहाँ पर कैटिशिया जो है वो कमरे में आती है। वो कहती है चलो फिर हम तैयार हो जाते हैं। तो इकाल बोलता है कहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है? तो कैरी कहती है एक्चुअली मुझे कहीं पर जाना है, तुम बस मेरा यहाँ पे इंतजार करना है। तो इकाल कहता है नहीं तुम्हें मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हारे को 1 मिनट अपने से दूर नहीं रख सकता, मैं नहीं चाहता कि तुम 1 मिनट मेरी साइड से कहीं और जाओ। तो वो कहती है कि नहीं मुझे जाना होगा। वो कहता है तो मुझे पे ट्रस्ट नहीं करती, तो मुझे अपने साथ लेके जाओ मैं बचा लूँगी। तो कहती है ऑफकोर्स मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ लेकिन मुझे अकेले जाना चाहिए वहाँ पर। तो कहते हैं नहीं तो मुझे साथ लेके जाओ, तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। तो कैटी कहती है नहीं मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, इस वर्ल्ड में तुम ही तो हो जिसमें मैं सिर्फ ट्रस्ट करती हूँ। तो इकाल उससे गले रख के कहता है कि हाँ इस वर्ल्ड में तुम ही तो हो जिसमें मैं तुम ट्रस्ट करता हूँ। कहती सिर्फ तुम हो, मैं नहीं चाहता तुम 1 मिनट के लिए मैं तुम मुझसे दूर जाओ या तो मेरी साइड से चली जाओ। तब क्या अगर तुम गायब हो जाओ? तो कैटी जो है उसके सर को बैटिंग करते हुए कहती है कि तुम मेरा कुछ देर के लिए बस यहाँ पर इंतजार करो ना। तो इकार उसको फिर से पकड़ के कहता है नहीं मैं नहीं चाहता तुम एक भी मिनट के लिए एक भी सेकंड के लिए ऐसे जाओ, प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ लेके जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कैटी कहती मैं इसकी इस क्यूटनेस को कैसे रेसिस्ट करूँ, ये क्यों इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है मेरी बात सुनने के लिए, सुनता ही नहीं है मेरी बात। तो जो कैटी है वो बोलती है तो मेरी बात नहीं सुनेगी। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। कहती है ठीक है फिर ये लेकिन ये मुमकिन नहीं है मैं तुम्हारे साथ लेके जाऊँ। एक डिवाइन बीस्ट मेरे साथ कैसे जा सकता है, एक अच्छा डिवाइन बीस्ट तो मैं पता है अकेला रहता है। तो काल कहता है क्या ये कौन सी बात हुई, अच्छा डिवाइन बीस्ट अकेला रहता है? और देखते ही मतलब कि अभी जब वो सवाल पूछा होता है कैटी अपना नेकलेस खोलती है, यहाँ पर अच्छा और कहती है कि मैं असल वर्ल्ड के जो प्रोटैगनिस्ट है उसको यहाँ पे कैसे ला सकती हूँ, ऑफ कोर्स ये डेंजरस होगा। और फिर वो देखती है कि एपिसोड जो 169 से आगे एपिसोड्स नहीं है अभी, तो कैटी कहती है मैं देख सकती हूँ जो पहले एपिसोड आई थी यानी कि 168 जो एपिसोड आई थी वो तब आई थी जब मुझे डीमन सॉर्ड मिल गई थी, और अब जब मुझे एक आर मिला तो मुझे एपिसोड नंबर 169 मिली है। इसका मतलब यही है कि जब मुझे आगे ड्रॉप किया जाएगा तभी 1 एपिसोड 170 खुलेगी। खैर फिर मुझे वो टेस्ट देखना चाहिए जो कि नीला ने दिया था, शायद मुझे उससे कोई मदद मिल जाए। और फिर वो उसी टेस्ट पे जाती है जहाँ पर वो देखती है नीला का टेस्ट और फिर कहती है कि अब मेरे पास ओरिजिनल स्टोरी की कुछ हिंट्स हैं और साथ ही साथ अपना दिमाग है, मुझे उसी ये बलबूते पे अब कुछ भी करके स्ट्रगल के निकलना होगा। यहाँ पे एंडिंग कहती है ओ मेरी छोटी सी बहन प्यारी सी बहन तुम्हें वहाँ पर अकेले जाना होगा। यहाँ पे कैटी के हाथ में वो डिवाइन पीस भी होता है। तो एंडिंग कहती है ठीक है मैं ऐसा करूँगी तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें भेज दूँगी। तो वो कहती है नहीं मैं यहाँ पर अकेली थोड़ी, मेरे पास डिवाइन पीस भी तो है ना। तो मैंने कहता है मेरे ख्याल से तुम्हारी अच्छा होगा कि अगर तुम एक स्पेशल क्लॉज और कुछ मैजिकल स्टोन्स अपने साथ लेके जाओ। और साथ में एंडिंग कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हें एक तलवार वगैरह दे दूँगी।
तो ड्यू कहता है ठीक है कैटिशा, तुम यहाँ पर रुको बाहर, मैं कुछ चेंजेस करवा के आता हूँ अग्रीमेंट में। तो कैटी कहती है एक मिनट रुको, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तो ड्यू कहता है फिर से अब तुम्हें क्या बात करनी है। तो कैटिशा कहती है एक्चुअली कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको मैं ऐड करवाना चाहती हूँ। अब 3 दिन जो है वो घुसक जाते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट कैटी ने बनवाने को आता है वो बन चुका होता है। ड्यू कहता है इसे देख लो, और कैटी उसे पकड़ती है और देखती है। उसमें पहली शर्त ये होती है कि जो पर्सन है जो भी जाने वाला है उसे 7 दिन के लिए यहाँ पर रहना पड़ेगा। दूसरी शर्त ये होती है कि उस पर्सन को मतलब जो टेस्ट देने वाला है उससे 3 जगह उससे गुजरना होगा। पहले तो उसके लिए एक चैलेंज होने वाला है और तीसरा उसका जो गोल है वो होने वाला है। फिर तीसरा ये है कि एक मैनेजर होगा जो कि बाहर जमाना के उसका ध्यान रखेगा और अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो वो हेल्प चलाकर उसे बुला सकती है। यहाँ पर जो कैटी है वो बोलती है कि उन्होंने जो स्पेशली डिमांड्स मैंने ऐड करनी वो कही थी वो ऐड की हैं। और फिर वो पेज को पलटती है और वहाँ पर लिखा होता है 3rd स्पेशल डिमांड। और वो डिमांड यहाँ पर लिखी होती है कि जो स्पेशल डिमांड है उसमें ये लिखा होता है कि जो है मतलब कि जो टेस्टर है वो किसी भी रूट से ट्रैवल कर सकता है। ये कोई स्पेशल ये कि इसी रूट से जाना है। उसके बाद 5 कंडीशन लिखी होती है स्पेशल कि अगर वो चाहे तो अपने साथ एक और मैनेजर रख सकती है, मतलब कि अगर उसको ट्रस्ट नहीं है असल वाले मैनेजर के ऊपर। और फिर यहाँ पर आखिरी और 5वीं शर्त लिखी होती है कि वो आराम से कहीं से भी जा सकती है लेकिन उसे 3 दिन के अंदर आना होगा। अब मैं कहती कहती फाइनली उन्होंने मेरी जो शर्तें हैं उन्हें मंजूर कर दी दिया, तो अब मैं फाइनली जा सकती हूँ। खैर ये शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो, मुझे लगता है कि ड्यूक ने इसमें बहुत मेहनत की होगी इन शर्तों को मंजूर करवाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा मेहरबान है मेरे साथ कि देख कर तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पर ड्यूक को कहती है कि ड्यूक तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम्हारा शुक्रिया। तो ड्यूक कहता है उसके गालों को पेच कर रहा होता है। तो कहती है क्या तुम मेरे लिए परेशान हो, वैसे तुम्हें होना नहीं चाहिए। तो ड्यूक कहता है क्या तुम्हारे लिए मैं परेशान ना हूँ, तुम जब से मेरे घर में आई हो सिर्फ परेशानी है तो खड़ी कर रही हो, मैं परेशान कैसे रहा हूँ। तो ड्यूक उसको मुस्कुरा के दिखती है और दिल में सोचती है वो मेरी फिक्र करता है, वैसे उसे करनी तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ये मेरे लिए अच्छा है। फिर हमें एडलिन का जो ब्लैक स्मिथ होता है ना वो दिखाया जाता है। ये जगह आपने शायद पहले भी देखी हो नॉवल में। और यहाँ पर जो एडलिन है वो बोलती है कि तुम्हें समझ आ गया, जैसे ही तुम्हें इसके ऊपर कोई भी सिग्नल दिखे तो तुम उस जगह से दूर भाग जाना, क्योंकि ये जो है बीच को इंडिकेट करता है। और स्प्रे को भी पकड़ो, ये जो है ना तुम हर 3 घंटे बाद छिड़कना, ये तुम्हारी जो स्मेल है ना उसे बीच से छुपा के रखेगा। और मुझे इसको क्या देना था। और ये सोचते हुए इधर उधर घूम रही थी कहती में कहती है कि ऐसी बड़ी क्यूट और ये साथ में एक केयर करने वाली बहन होना ये कितना अच्छा होता है ना, शुक्रिया। और फिर एडलिन के एक और ग्लव्स निकालती है, कहती है इन्हें पहन लो, इनके जो टिप्स है ना उनके ऊपर इस पॉइजन लगा हुआ है, कुछ भी तुम्हें डेंजर लगे ना तो इसका इस्तेमाल करना और इससे जो सामने वाला बंदा होगा वो मर जाएगा। और फिर वो एक थ्रोन को निकालती है और कहती है ये तुम इसे अपने साथ रखना, ये मैंने तुम्हारी साइज़ के लिहाज से उसको मैनेज कर दिया है, इसकी हाइट जो है तुम्हारे साइज़ के अकॉर्डिंग है और ये इतना वेटेड भी नहीं है। और मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से स्पेल्स की। तो कहती क्या इसके ऊपर तुमने 3 जो लेवल का 3rd लेवल का जो डिफेंस स्पेल है वो किया, मुझे यकीन नहीं आता। जो ओरिजिनल स्टोरी थी उसमें जो एनन है वो बड़ी होने के बाद भी इस स्पेल को कभी कास्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन अब मैंने इसको कुछ हिंट्स दे दिए हैं, कुछ नोट्स दे दिए हैं, उसकी वजह से शायद ये कर पाई है। मुझे यकीन नहीं आता मेरी बहन कितने अच्छे से सीख लेती है। यहाँ पे एंडिंग कहती है तुम इतना मेरी तारीफ मत करो, ये तुम्हारी वजह से तो हुआ है। अगर तुम मुझे वो मैनुअल नोट्स ना देती, उस ब्लूप्रिंट को ना देती तो मुझे नहीं पता चलता। मैं तो एक्चुअली उससे भी हायर लेवल का जो स्पेल है वो कास्ट करने वाली थी, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स मिसिंग थे इस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो कहती सिस्टर तुम बहुत अच्छी हुई कहते हुए वो एंड के गले लग जाती है और बोलती है तो मुझे यकीन है तुम्हें ना फ्यूचर में एक वर्कशॉप खोलनी चाहिए और तुम्हें पता है मुझे उसकी यूनिवर्सिटी लिस्ट में ना तुम मेरा नाम रखना चाहिए और हाँ उसका 8 से लेकर 10 तक के परसेंटेज में मुझे दे सकती हो। कहने के लिए क्या तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम्हारा कल टेस्ट है तो तुम्हें उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। तो इस बात को याद रखो, तुम्हें जितनी खरोशें लगेंगी ना, जितनी भी ज़्यादा खराशें आएंगी, मैं उतना ही तुम्हारा परसेंटेज जो है वो कम करती रहूँगी मेरे बिजनेस में। तो तुम्हें ये बात समझ आती है तो कहती है मुस्कुरा के कहती है सिस्टर तुम फिक्र मत करो, मैं जैसे ही जाऊँगी वैसे ही मैं बाहर आऊँगी तो मेरा जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगा। खैर हमें आगे दिखाया जाता है कैटी को जाते हुए बोलती है मैं सबसे मिल चुकी हूँ सिवाय एक की। और सामने में वर्णा को दिखाया जाता है जो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारा कल टेस्ट है और तुम इधर उधर घूम रही हो। तो कैटी कहती है एक्चुअली मैं तुमसे मिलने आई थी। तो वर्णा कहता है तो तुम मुझे बताओ तुमने अपना मैनेजर डिसाइड कर लिया है। कैटी कहती कैसे मैं बताऊँ अब इसको कि मैंने इसी को तो सोचा था मैनेजर बनाने का। तो कैटी कहती एक्चुअली मैंने दिमाग में तो गया है। बोलता है कौन है। तो कैटी बोलती है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और बहुत ज़्यादा क्यूट है, वो दिखता तो बहुत स्ट्रिक्ट है लेकिन अंदर से बहुत वार्म है। तो वर्णा बोलता है क्या वो लॉर्ड हैगल है या किसे, कौन है वो। बाय द वे वैसे तुम जिसको भी चूज़ करो वो अच्छा ही होगा, लेकिन तो मेरी बात सुनो। कहती कहती ओफ यार ये किन लोगों को लाया जा रहा है, मैं इसको कह रही हूँ कि ये। तो वरना कहता है कि तुम इस स्टोन को अपने पास रखो, जब भी तुम्हें लगे कि ये जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट लेवल पे चली गई है या ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो सकती, तुम इस स्टोन को तोड़ देना, फिर उससे एक टेलीपोर्टेशन मेरी तरफ खुल जाएगा और मैं तुम्हारी मदद को आ जाऊँगा। कहती मुस्कुरा के कहती क्या वाकई तुम ये कह रहे हो, तुम मुझे बचाने के लिए आओगे। तो वरना कहता ठीक है अब बस इस बात को इतना फैलाओ मत और ध्यान रखना इस बात के बारे में मेरे फादर और साथ में एलन को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। कैटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि अब चूंकि मुझे इसने स्टोन दे ही दिया तो मुझे एक मैनेजर हायर करने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन फिर भी वो आती है इस पर्सन के पास जो कि किसी और फैमिली ब्लास्ट को लूकिस की फैमिली का नाइट है।
और यहाँ पे एंडिंग कहती है कि सॉरी कहती कहती है कि तुम मेरा जो टेस्ट है उसके मैनेजर बनोगे। तो कहता है क्या मैं टेस्ट का मैनेजर बनूँगा? कहती है हाँ, और आपको बस यही करना है कि जो सवाना के वो है ना जो भी विज़र्ड्स हैं उनको आपने मैनेज करना है। वो कहता है क्या मैं ये कर सकता हूँ? तुम्हें मेरे ख्याल से सर लूकस को हायर करना चाहिए था। वो कहती है दिल में कहती है कि सर लूकस जो है वो एक पासिंग सपोर्ट कैरेक्टर था, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था नीला से। पता नहीं ये पॉजिटिव था या नेगेटिव, लेकिन मैं इस बात की छानबीन करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरी साइड पर रहे। खैर यहाँ पे कैटी वो चरण पे कहती है मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मैनेजर बने, ना कि कोई और। तो जो पर्सन सामने होता है उसके वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि आपको पता है आपकी जो फादर है यानी कि करंट जो ड्यूक है उसको इसका फादर समझ है हैज़ल। वो बोलता है कि ऐसा हैज़ल ने मुझे बचाया था, मुझे नहीं मालूम उन्होंने मुझे क्यों बचाया था, लेकिन अब आप मुझे चुन रही हो, मुझे ये भी नहीं मालूम आप मुझे क्यों चुन रही है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं आपकी पूरी तरीके से रखवाली करूँगा और हर हाल में आपको बचाऊंगा। कैटी उसका इतना हम्बल साइड देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मुस्कुरा के कहती है कि शुक्रिया, आप जो मेरे लिए काम करें मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी। खैर अगले दिन हमें एक पोर्टल खोलते हुए दिखाया जाता है जो कि हैरिसन की तरफ खोल रहा होता है और कैटी भी फुल रेडी दिखाई जाती है। यहाँ पे कैटी बोलती है तो फाइनली वो वक्त आई गया जब मुझे यहाँ से निकलना होगा। इसके साथ में छोटा सा एक काल भी खड़ा होता है पीछे। एपिसोड के साथ में हमें किसी के हाथ में कुछ स्टोन्स दिखाई जाते हैं जो कि बहुत ग्लिटरी होता है। वो पर्सन बोलता है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्टोन्स के साथ करना है और फिर ये आग में तब्दील हो जाएंगे। फिर कोई उसे कुछ देता है वार्म जैसा और वो कहता है कि कुछ भी खाने से पहले इसे चेक खाना उस चीज़ को, अगर वो जहरीला होगा तो ये तुम्हें बता देगा। और फिर कोई उसी को कंबल देता है, कहता है कि बहुत गर्म है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है जो कि तुम्हारे साइज़ का मतलब छोटा है। और फिर देखते देखते कैटेगरी के पास बहुत सारा सामान हो जाता है। वो कहती है शुक्रिया। इतने में कोई पर्सन आता है जो कि ड्यूक होता है, वो उसके साथ हाथ से वो सारा सामान लेकर एक बैग में भर देता है और कहता है ये एक बैग है जो कि सारी चीज़ों को स्टोर कर लेता है, तुम्हें बस इसको पकड़ना है और फिर उस चीज़ का नाम लेना है जो तुम्हें चाहिए, वो चीज़ को तुम्हारे पास आ जाएगी। और साथ में इस कैब को भी पहला मुझे यकीन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होगी, अपना मुँह चला मत लेना, समझ आ गई। वहाँ पर अगर कुछ भी गड़बड़ हो फ़ौरन से ही वहाँ पर मौजूद मैनेजर को बुला लेना, ज़्यादा इंतजाम मत करना, मुश्किल के बड़े होने का, समझ आ गई। अपना तो ध्यान रखना और कभी भी बुरे मसले में मत फंसना। ये कहते हुए वो जब कैटी को मतलब ये सब कह रहा होता है तो कैटी जो है उसको वो पास देती है उस बैंक का। तो ड्यूक बोलता है ये क्यों? तो कैटी उसके कहने बोलती है एक्चुअली मैंने जो अपडेट अकाउंट करवाना था वो कर दिया, अब जितनी भी डिटेल्स है वो 403 की बजाय 437 में जाएगी। मुझे नहीं पता मेरा किडनैप किसने करवाया था, लेकिन फिर भी ये बेहतर होगा अगर तुम अपने अकाउंट्स के ऊपर खुद नजर रखो। तो ड्यूक जो है उसको पेंच करता कहता है तुम बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची हो, खैर तुम जब यहाँ से बाहर आ जाओगी तो हम इसके बारे में बात करेंगे आराम से। तो कहती है ठीक है फिर मैं चलती हूँ। और कहती है कि फाइनली वक्त आ गया सवाना में जाने का। और फिर वो अंदर जाती है जहाँ पर अंदर जाकर जो इकाल है वो अपने रूप को बदल लेता है। कहती है उफ ये बिल्कुल भी इतना मुश्किल नहीं लग रहा, और वैसे इकाल तुम बहुत तेज़ चल रहे हो, तुम्हें आहिस्ता चलना चाहिए, हमें ये सफ़र जो है 7 दिनों में ख़त्म करना है ना कि एक घंटे में, तो प्लीज़ थोड़ा आहिस्ता चलो। तो इकाल कहता है लेकिन मैं सही तो चल रहा हूँ। कहती नहीं नहीं तुम बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहे हो। और फिर यहाँ पर कैटी बताती है कि एक्चुअली जो असल स्टोरी थी ना उसमें नीला को और मुश्किल आपके सामना इसलिए भी करना पड़ा था क्योंकि उसने अंदर जाकर यहाँ का एक बीस मार दिया था, जो क्योंकि यहाँ पर जो भी बीस है ना वो ड्यू के पालतू है। तो प्लीज़ एक कुछ भी किसी भी बीस को मारने से पहले मुझसे पूछ लेना, किसी भी बीस को मत मारना, और अगर कोई तुम्हें मिले तो मुझे बताना, मैं उसको अपना दोस्त बना दूँगी। तो अकाल कहते क्या मतलब दोस्त बना रही थी, क्या तुम्हारे लिए मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ? तो कहते नहीं मेरे ख्याल से और दोस्तों का मतलब और भी ज़्यादा अच्छी लाइफ है, जितने ज़्यादा दोस्त उतना अच्छा। और देखते देखते एक सर्कल के ऊपर आ जाती है जहाँ पे कहती आके बोलती है तो फाइनली मैं सवाना के एंट्रेंस में पहुँच चुकी हूँ। वहाँ पे डायरेक्ट टेलीपोर्ट होती है सवाना में। पढ़ते हुए सवाना एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर ड्यूक ने अपने पालतू बेकार से बीस्ट को रखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा डराउन है। खैर हमें इस जगह को दिखाया जाता है जिस जगह को देखिए कैटी कहती होती है किस तरह की बेकार हॉबी है, यहाँ पे इतने डरावने डरावने बीस्ट रखे हुए हैं, ओफ ये कितना ज़्यादा हॉरिबल है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है काल को, जैसे कि पाँव जो है वो काँप रहा है। वो बोलता है कैटी मेरी आंखें जो है वो घूम रही है, क्या मुझे कोई पॉइजन मिल गया है? कैटी भी बोल रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी है और आगे जाती है। काल जो है वो बेचारा गिर ही जाता है और कहता है मुझे यहाँ पर और नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो कैटी कहती है नहीं हमें यहाँ पे 5 दिन कम से कम रहना ही होगा। कार बोलते हैं नहीं बताओ मुझे घर कहाँ है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो कैटी कहती है वो उस तरफ हो गया यहाँ पे। काल उसको उठाता है और ऑरेंज भागकर उसके कार की तरफ पढ़ना शुरू करती है। कैटी कहती है ओफ मुझे इस तरह के सफ़र की आदत नहीं, और ये राइड तो बहुत ज़्यादा बुरी है, प्लीज़ थोड़ा आहिस्ता चलो, मुझे मोशन सिकनेस है, मुझे बहुत डिजी फील हो रहा है। लेकिन काल तो रुकता ही नहीं और ये बहुत स्पीड में ही चला जाता है, बल्ब भी चलता ही जाता है। यहाँ पे कैटी बोलती है मुझे अजीब सा एक ऑरा फील हो रहा है और ये ऑरा जो है बहुत डरावना और ईवल लग रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक म्यूटेंट है, क्योंकि जब नीला गई थी यहाँ पर उसको 3 तरह के लोगों का सामना करना पड़ा था। एक तो उसके जो क्या कहते हैं एसेसिन्स हैं वो, दूसरा तो हो गए म्यूटेंट्स, और तीसरा यहाँ के ओरिजिनल जो गार्ड्स हैं उनका सामना। और मेरे ख्याल से पहला जो है वो म्यूटेंट्स है और मुझे लगता है यहाँ पे तकरीबन 20 म्यूटेंट्स हैं। नीला ने तो एक म्यूटेंट का सामना किया था। उफ यहाँ पर इतने इकाल वापस लेके जाओ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, प्लीज़ मुझे बचाओ, इकाल यहाँ से ले जाओ। लेकिन इकाल उसकी बात सुनता ही नहीं और कहते हैं मुझे सांस नहीं, मेरा गला तो छोड़ो। लेकिन
कैटी इतना डर जाती है कि इकाल का गला कस के पकड़ लेती है। खैर इकाल उसको नीचे जैसे उतारती है तो आँखें खोलती है कैटी और देखती है इर्द गिर्द जितने म्यूटेंट्स थे वो बेचारे तो सारे जम चुके होते हैं। और उन म्यूटेंट्स का ये हाल देख के कैटी थोड़ा रिलीफ फील करती है, इकाल को देखती है और इकाल यहाँ पे पूछता है क्या तुम ठीक हो। एपिसोड का स्टार्ट होता है, ये लोग फर्स्ट अपनी जो डेस्टिनेशन होता है उस पहुँच चुके होता है। जो वो होता है इकाल होता है वो कहता है कि हम पहुँच गए। कैटी कहती है ओह तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। लिटरली कैटी को वॉमिट आ रही होती है। इकाल बोलता है क्या तुम ठीक हो, तो कैटी कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। फिर वो अपने बैकपैक को निकालती है और उसमें से मैप निकालने कर कहती है लो फाइनली हम इस जगह पहुँच गए जहाँ पर असूलन मुझे 1 दिन और 10 मिनट में पहुँचना था। तुम इतनी जल्दी मुझे वहाँ से यहाँ तक ले आए और बीच में तुमने इतने सारे म्यूटेंट को जमा भी दिया है। तुम ये कैसे कर लेते हो, वाकई एक डिवाइन बीस के साथ तो मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं सब कुछ आसानी से कर लूँगी। तो इकाल बोलता है तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है सिवाय मेरे। और ये कहते हुए उसको गला लगा लेता है। कैटी बोलती है वाकई ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गर्म होगा, मैं समझ सकती हूँ इसको। और फिर वो बोलती है कि मुझे लगता है कि जो बेस कैंप है वो थोड़ा सा आगे होगा, क्या मुझे मैनेजर को इसके ज़रिए बुलाना है। खैर मैं देखती हूँ आगे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और ये तो हमें आगे पर से देखा आगे हमें दिखाया जाता है। फिर से ये बहुत ज़्यादा लंबा समय पे निकल जाता है जहाँ पे कैटी जो है वो चला के कह रही होती है एक मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी बाहर जाके, देखना मैं ड्यूक हैरिसन को शिकायत लगाऊंगी तुम्हारी ड्यूक हैरिसन मतलब कि ड्यूक की है, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कार के पीछे इतने सारे पीस लगे होते हैं जिन्हें देख के कैटी तो खुद परेशान होती है सारे एक के पीछे आ क्यों रहे। और एक भी बस स्पीड में भाग ही रहा होता है और लिटरली उस बेचारे को भी बहुत गर्मी लगी होती है, लेकिन वो क्या करे। यहाँ पे कैटी जो है वो बोलती है कि जो एक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी ये सब एक के पीछे क्यों पड़े हुए। एक कहता है कैटी तुम पीछे देखो अभी इतने लोग बाकी हैं। तो कैटी बोलती है अभी भी बहुत सारे बीस जो है वो हमारे पीछे लगे हुए हैं। और फिर जो कार है वो बोलता है मुझे बहुत गर्मी लगी मैं भाग नहीं सकता। तो कैटी एक गार की तरफ इशारा करती है, वो कहती है कि हम लोग वहाँ जाकर छुप सकते हैं क्योंकि वहाँ पे साया है तो मुझे लगता है वो जगह ठंडी होगी। तो एकाल कहता है ठीक है। और ये कहकर वो कैटी को उस जगह पर ले आता है। यहाँ पे कैटी जो है वो एकाल की बाल बांध रही होती है और कहती है कि मैं एकाल से अगर तुम इन बालों को काट दो तो तुम्हें कम गर्मी लगेगी। तो एकाल कहता है नहीं तुम प्लीज़ इन्हें मत काटो। तो कैटी कहती है क्यों, अगर मैं इनको काट दूंगी तो तुम्हारे जो फन है क्या वो छोटे हो जाएंगे। तो एकाल कहता है नहीं ऐसा तो नहीं है। तो कैटी कहती है फिर तो मुझे नहीं काटने दो ताकि तुम्हें गर्मी ना लगे। तो एकाल कहता है नहीं नहीं मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। यहाँ पे कैटी जो है वो कहती है कि अब मैं क्या करूँगा। फिर वो उसका एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल बना देती है जिसमें एकाल लिटरली लड़की लग रहा होता है। खैर जो कैटी है वो तो उससे बस 3D ग्लासेस लगा के देख रही होती है पॉपकॉर्न के साथ और कहती है वाह ये कितना ज़्यादा प्रिटी है ना। तो इकाल कहता है क्या वाकई ये प्रिटी है, और वो ब्लश भी करा होता है। तो कैटी बोलती है क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया। तो इकाल कहता है अगर कैटी कह रही है प्रिटी है तो बेशक ही प्रिटी हो गई। और वो इतनी क्यूटली स्माइल से ही बात बोलता है कि कैटी कह रही है इसकी स्माइल बार बार मेरे दिल को इनकाउंटर कर रही है, वाकई यार ये मैं कैसे बर्दाश्त करूँ इस तरह इसका बार बार स्माइल करना। खैर वो इकाल जो है वो बोलता है कि कैटी तुम क्या सोच रही हो। कैटी कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं सोच रही तुम इसके बारे में मत सोचो। चलो मुझे लगता है सूरज निकल गरूब हो गया, चलो हमें सो जाना चाहिए। और फिर दोनों एक दूसरे के सर पे सर रख के सो रहे होते हैं। और कैटी को तो बेचारी को बहुत नींद आई थी, वो फ़ौरन सो जाती है। और यहाँ पर जो एकाल है वो बोलता है नहीं सही एक आस हो जाता है। कैटी बोलती है कि मैं देख सकती हूँ जो बच्चा है मतलब ये गाल बहुत ज़्यादा फॉर्म है, एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा नाइस है। मुझे नहीं पता फ्यूचर में इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये मुस्कुराना तक भूल गया, ये बहुत ज़्यादा हार्श बन गया। मुझे नहीं मालूम इसके साथ क्या हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ वो चीज़ें इसके साथ ना हो और ये हमेशा इसी तरह नाइस रहे। खैर हमें दिखाया जाता है जब कैटी सो जाती है तो एक आर उठता है और बाहर आता है। वो कहता है कि जो सूरज है वो दोबारा गरूब होने वाला है। और बाहर आकर वो देखता है कि काफ़ी सारे डिवाइन बीस्ट जो है वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ये जो किंग है सारे डिवाइन बीस्ट का। और यहाँ पर बताया जाता है कि असल में तो जो ये वर्ल्ड है ना इसमें डिवाइन बीस्ट का जो किंग है वो वाइट लेपर्ड होता है, लेकिन जब वाइट लेपर्ड चले गए तो ये जो पोजीशन है किसी और को मिल गई। फिर भी जब भी वाइट लेपर्ड का कोई मेंबर यहाँ पर आता है या उनकी बिलोंगिंग में कोई आता है तो वही यहाँ का किंग माना जाता है। और उसकी बहुत ज़्यादा हाई जो पोजीशन होती है ना वो होती है। यहाँ पे एक जो क्रोकोडाइल होता है वो बोलता है कि यंग मास्टर वो जो लेडी है वो कौन है आपके साथ। तो वो एक आध उस कैटी की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है एक्चुअली वो मेरी यंग मास्टर है जिससे मैं तुम लोगों का किंग हूँ, वो मेरी किंग है। सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, बड़ा सा मुँह खोल कर कहते हैं किंग का भी मास्टर होता है, हमें यकीन नहीं आता। और फिर वो जो क्रोकोडाइल होता है ना वो बोलता है कि हमने सुना है कि वो तो कोई डिवाइन बीस्ट नहीं है, वो तो एक ह्यूमन है। तो जो इकार होता है वो बोलता है हाँ वो ह्यूमन है और तुम लोग में से कोई हिम्मत ना करे उसे चोट पहुंचाने की या उसे छूने की भी। और वो बोलता है कि ये जो है ना उसका ऑरा है तो तुम लोग इसे खा लो। और इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी पर्सन का अगर ऐसा ऑरा हो तो उसके पास बिल्कुल मत जाना वरना मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। ये बात तुम लोग को समझ आ गई ना। वो पर्सन बच्चे सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो कहते हैं ठीक है और फॉरन से निकलने का कहता है कि हमें इस पर्सन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना वरना जो किंग है वो हमें मार देगा। और उसको खाने के बाद सारे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि वाह ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा टेस्टी ऑरा था, इसको खाने का तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमने आज तक कुछ ऐसा नहीं खाया। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें किंग की आंखों को देखो इतनी उदास क्यों है। तो यहाँ पर वो उसे देख के थोड़ा चौंक जाता है। यहाँ पर ड्यूक बोलता है ड्यूक कह रही हूँ जो इकाल है वो बोलता है कि चलो अब मुझे बताओ इतने सारे म्यूटेंट्स आ कहाँ से रहे हैं क्योंकि नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग बताते हैं कि एक दिन पानी में भंवर आया था मतलब यहाँ आज से 2 दिन पहले और जब से ये म्यूटेंट जो है वो आ रहे हैं अचानक से बहुत ज़्यादा। तो इकाल कहता है क्या वाकई ये इंसानों का किया गया है, क्या वो लोग जानबूझ के इस तरह के काम कर रहे हैं, हमें यकीन नहीं आता। और फिर वो एक वीडियो बॉल निकाल कर एक मॉन्स्टर को देता है और कहता है कि जाओ इसको उसी पानी की जगह पर डाल दो जहाँ पर वो मॉन्स्टर जो है वो आ रहे हैं।
ताकि उन लोगों को रिकॉर्ड कर लिया जाए, वो लोग जो इस काम में रास्ते में आ रहे हैं। उसके बाद हमें अगले दिन उन लोगों को समंदर में दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कैटी है वो बोलती है कि तुमने सारी फैंटेसी स्पीशीज़ से बात की थी, तुम्हें मुझे जगाना चाहिए था, मुझे भी उनसे देखना था। तो कैटी एंड जो इकार होता है वो बोलता है तुमने कभी मुझे नहीं जगाया, तो मैं तुम्हें क्यों जगाऊँ। तो कैटी कहती लो अभी तो मुझे शिकायत करे। तो यहाँ पे इकार कहता है कि चलो ठीक है, आप अपने बैग को कस के पकड़ोगे ना, तुम्हें चोट लग जाए। तो कैटी कहती है ठीक है मैं पकड़ रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है अचानक से पानी से बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन गैस निकलती है, और फिर बहुत सारे म्यूटेंट्स का क्राउड जो है अचानक से आ जाता है। कैटी बोलती है कि सिर्फ यहाँ पर नहीं, ये पानी के अंदर भी है। और इकाल जो है वो फौरन से पानी बर्फ़ निकालता है और कहता है इनको पता नहीं है मैं क्या चीज़ हूँ, मैं इनको ख़त्म कर दूंगा। तो कैटी कहती है नहीं, पहले हमें रिकॉर्ड कर देना चाहिए, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये लोग जो है इंसानों के ज़रिए ही भेजे गए हैं। तो इकाल बोलता है तुम इनकी बॉडी पर निशान नहीं देख सकती, इन निशानों में स्पेशली वो फिरोमन्स जो है उन्हें भरा गया है इंसानों के जरिए। तो कैटी कहती है वाह, ये तो एक अच्छा सबूत है कि मुझे इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं रुको रुको इकाल, इनको मत मारना। तो इकाल कहता है क्या, क्यों ना मारो। तो कैटी कहती है एक सेकंड, मेरे पास इससे भी इंपॉर्टेंट कुछ है, अगर मैं इस चोर को तोड़ूंगी तो मेरे पास इस वक्त एक इंपॉर्टेंट गवाह आ जाएगा और वो उसको रिकॉर्ड करेगा। ये कहते हुए उसको तोड़ देती है और इकाल को कहती है कि तुम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जाओ। फिर वहाँ पर वीडियो जो बॉल होती है उसमें अचानक से बेल बजती है, सारे कहते हैं वो बच्चा उसे क्या हो गया। और बेल के बजते ही उसमें वीडियो में मतलब वो जो बॉल होता है उसमें रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है और सब लोग देख रहे होते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं। जो ड्यूक होता है वो बोलता है कि इतने सारे म्यूटेंट्स वहाँ पे कर क्या रहे हैं, क्या लोगों का जो खाने का सर्कल है, जो खाने की चेन है वो ख़राब हो गई है, जो कि लोग हड्डी करने के लिए आ गए। और फिर वो अपनी मुट्ठी को बांधता है, कहता है कि ये नेचुरल नहीं है, मुझे यकीन है कोई ना कोई तो इसमें पंगा ज़रूर करा है। मुझे तुम दोनों बच्चों में से एक चाहिए जो कि जाकर उस बच्चे की मदद करे और दूसरा जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे। चलो। तो यहाँ पे वर्णन बोलता है कि मुझे लगता है मुझे उसके पास जाना चाहिए, उसे भी मदद की ज़रूरत है। ये कहते हुए वो सर्कल के पास जाता है और फ़ौरन ही उस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यहाँ आती है वो क्या देखता है, बहुत सारा पानी है, बीच में कैटी जो है वो आधी अधूरी टूटी हुई कश्ती के ऊपर खड़ी हुई और चिल्ला रही है कि वर्णन रिकॉर्ड करो, वर्णन रिकॉर्ड करो। वरना कहते क्या क्या रिकॉर्ड करूँ, और ये कहते हैं उसको अपने एक हाथ से उठा लेता है। कैटी कहती है चलो ना, अब मुझे क्यों उठा दिया तुम। तो वरना कहते हैं तुम क्या कह रही हो। कैटी कहती है ये बॉल पकड़ो और जल्दी से इन सब लोगों को रिकॉर्ड कर लो। वरना कहते हैं आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरे हाथ तुम देख सकती हो ये मसरूफ़ है तुम्हें उठाने में, तो चलो तुम उन्हें रिकॉर्ड करो और मैं यहाँ पर दूसरे हाथ से उन पर अटैक करता हूँ। तो कैटी कहती है ठीक है मैं रेडी हूँ। और फिर यहाँ पर वर्नर के अटैक से पानी जो है वो उड़ता है और सो शुश करके स्प्लैश करके आवाज़ें आ रही होती है पानी की, और बस वर्नर जो है आंसर ले रहा होता है और वो बोलता है कि तुमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। तो कैटी बोलती है हाँ मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो वर्नर कहता है फाइनली तुम ठीक हो, मुझे तो प्रॉब्लम मैं तो परेशान था कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। तो यहाँ पर जो कैटी अब कहती है नहीं माय लॉर्ड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वर्नर उदास हो जाता है और कहता है कि ये बहुत अच्छे ताल्लुकात पर है एडिट के साथ, जबकि मुझे ये अभी भी माय लॉर्ड कहती है, ऐसा क्यों है। और ये बात वो मतलब दिल में ही सोच रहा होता है। फिर वो बोलती है ठीक है फिर चलो अब हम चलते हैं सेकंड बेस कैंप की तरफ। तो कैरी कहती है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। जो वर्नर जो है वो उदास हो गई, वैसे बहुत ज़्यादा मूडी है। खैर हमें आगे इनको दिखाया जाता है, इनको दिखाया जाता है मतलब कि ड्यूक के वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर कैटी और ड्यूक जो है वो बॉल के जरिए बात कर रहे थे। जहाँ पर कैटी कहती है और ग्रेस, तो वो बोलता है ऑरेंज क्या तुम ठीक हो। तो कैटी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ड्यूक बोलता है हम चाहें तो टेस्ट अभी कैंसिल कर सकते हैं। तो कहता है नहीं नहीं टेस्ट कैंसिल मत करें, मैं ये टेस्ट कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो ड्यूक कहता है एक्चुअली मैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहा हूँ जिसका तुमने कहा था, और खास तौर पे मिसेस चिन की जो वो है ना काम जो थे उनके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रख रहा हूँ, और यहाँ पर 30 साल का रिकॉर्ड मौजूद है जो मुझे देखना है। कैटी कहती है तो बहुत ज़्यादा थकावट भरा होगा, तो प्लीज़ अपना काम ध्यान से करो। तो ड्यूक भी कहता है ठीक है अब तुम किसी मुश्किल में बता वरना क्या तुम्हें यहाँ पर वापस आना है। तो कहती नहीं नहीं मेरे साथ पढ़ना है ना, तो मुझे यहाँ से वापस ही आना है, हम आसानी से टेस्ट पास कर लेंगे। तो मैंने कहते क्या मैं यहाँ पर रुकूँ। तो कैटी कहती है हाँ हाँ मुझे यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर रुकें। तो ड्यूक दिल में सोचता है कि मुझे लगा ही था तुम कुछ ऐसा करोगी, तो चलो अपना ध्यान रखना और बस कोई मसला मत खड़ा करना। तो कैटी कहती है ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और फिर हमें चौथा दिन दिखाया जाता है जहाँ पर ये अभी भी चल रहे होते हैं। तो वरना कहता है कैटी रुक जाओ, और वो कहता है कि कैटी तुम मालूम है ना तुम्हारा जो कालवा है उसके ऊपर तुम्हें चोट लगी हुई है और ये बहुत ज़्यादा सूझ गया है, फिर भी तुम थकावट के बावजूद चली जा रही हो। तो कहती है ओ मुझे तो अंदाज़ा नहीं हुआ मेरे पाँव में कब चोट लगी। जो वरना है वो बैंडेड निकालता है और कैटी के बांध देता है, और फिर वो अपने पॉकेट से एक सॉक्स निकालता है जिसे देख के कैटी तो शॉक में चली। वो कहती है ये मेरे लिए अपने साथ सॉक्स भी लाया था। वरना कहता है मुझे लग रहा है तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रही हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, मेरे ख्याल से तुम्हें लौट जाना चाहिए। तो कहती है नहीं मैं कर सकती हूँ माय लॉर्ड, वैसे क्या सब कुछ ठीक है, क्या मैंने कुछ गलती कर दी जो आप इतने उदास है। तो वरना कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ा सा गुस्सा था इस बात को देख के कि तुम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है उन एडल्ट्स के ज़रिए एक छोटी बच्ची के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है। तो कहती है नहीं नहीं इतना भी अजीब नहीं है, कि आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए, बखैर जो भी हो मुझे टेस्ट तो पास करना ही होगा, और वैसे और कोई वजह तो नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे कोई गलती हो गई। तो वरना कहता है एक्चुअली बात यह है कि मुझे लगा तुम एडरिन के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जबकि मेरे साथ नहीं। तो कैटी कहती है एक्चुअली ऐसा है कि मैं खुद आपके साथ फ्रैंक होना चाहती हूँ। तो वरना दूर होता है कैटी उसके ऊपर चढ़ रही थी, वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी अगर मेरा कोई बड़ा भाई हो। तो वरना कहती है क्या बड़ा भाई। तो कैटी कहती है मुझे मालूम है कुछ ज़्यादा ही मांग रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा बड़ा भाई जैसा हो। तो वरना कहता है नहीं मैं खुद चाहता हूँ जब तुम हमारी फैमिली में आ जाओगी तो मेरे पास एक और छोटी बहन होगी और ये मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा। तो कैटी कहती है क्या वाकई, और दिल में कहती है कि वाकई वर्ना मेरी साइड होना चाहता है क्योंकि हमें पता है फैमिली के अंदर जब
इसने इंट्रोडक्शन कराया था वर्णा के साथ, तो वर्णा ने क्या कहा था, मैं अपने फादर को फादर भी नहीं कहता क्योंकि फैमिली से इतने अच्छे टर्म्स नहीं है। यहाँ पे कहती कहती है ठीक है, फिर जब मैं आपकी फैमिली में आ जाऊँगी तो मैं वादा करती हूँ हमेशा अपने भाई के साथ पे रहूँगी, मैं उसकी जड़ों से जुड़ी रहूँगी। तो वर्णा कहती है क्या मतलब, तो कहती है बस आप फिक्र मत करो, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। तो वर्णा कहता है ठीक है मुझे बात समझ आ गई। फिर हमें 5वें दिन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो कैटी है ना वो बहुत एम्बेरस हुई होती है, पता नहीं क्यों, और एम्बेरसमेंट की वजह ये होती है कि वर्णा तो पैदल चल रहा होता है लेकिन कैटी जो है वो एनिमल्स की पीठ पर बैठी होती है। और यहाँ पे कैटी जो है वो बोल रही होती है कि तुमने ये कुछ किया ना इकाल, वरना जानवर मेरे साथ इतने खुले मिले क्यों है, और इकाल तो बस बेवकूफ़ों की तरह खेल रहा होता है। यहाँ पर जो वर्णा है वो बोलता है मुझे लगता है जानवर जो है तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कैटी कहती है उफ मुझे खुद नहीं पता ये मुझे इतना पसंद क्यों करे। तो इकाल कहता है ये शायद तुम्हारे ऑरा की वजह से, तुम्हारा ऑरा इतना क्लीन है कि वो तुम्हें पसंद करे। कैटी कहती है क्या ये हो सकता है। उसके बाद हमें कुछ एनिमल्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत वियर्ड होते हैं लेकिन क्यूट भी होता है। इनको अभी मैं स्क्रब कहने वाली हूँ, ठीक है। ये स्क्रब जो है ये कैटी के पास आते हैं और उनके ऊपर भी प्यार कर रहे होते हैं। कैटी बोलती है ओ तुम लोग छोटे हो गए, वाकई ये लोग बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, और इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये इनविजिबल हो जाते हैं प्रॉपर तौर पे क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं। और इनके पास एक स्टोन होता है जो इनके पास एक हर 10 सालों में आता है, ठीक है। और इस स्टोन की वजह से जिस पर्सन के पास ये स्टोन हो ना, कहते हैं वो पर्सन भी खुद गायब हो सकता है। और यहाँ पर कैटी को जब वो लोग प्यार करते हैं वो कैटी बोलती है क्या स्क्रबी तो मेरी एक चीज़ में मदद कर सकते हो, ये कहते हैं उसको टच करती होती है। खैर हमें आगे दिखाया जाता है कि जो वर्णा होता है वो बोलता है कि हम फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, और हमें इस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर ये बहुत एहतियात से चल रहे होते हैं, मतलब कि कमर पाँव में रखते हुए बहुत ध्यान कर रहे होते हैं कि कोई शोर ना हो। और ये जगह बहुत ज़्यादा अंधेरे वाली होती है। यहाँ पे कैटी बोलती है कि फाइनली अब मुझे बस एक हट ढूंढना है, उसके ऊपर स्प्लैट करना है और यहाँ से चलना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुझे ना तो कोई हट दिख रहा है ना ही कोई फ्लैग दिख रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। आगे में दिखाया जाता है वर्णा कहता है मेरे ख्याल से एंड जो है वो यहाँ से गुजर चुकी है। तो कह रही कहती क्या मतलब वो भी यहाँ पर आई थी। तो वर्णा बोलता है हाँ एक्चुअली मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की आई थी, मुझे लगता है मुझे सारे बीस को मार दिया होगा। यहाँ पे कैटी बोलती है मुझे अभी भी यहाँ पर बीस का और साथ मैडन का और भी फील हो रहा है, मुझे यकीन है वो पास ही में कहीं मौजूद है। और यहाँ पर जो वो होता है ना इकाल, वो जाता है कैटी के पास और जाकर उसको फौरन वो जो झंडा होता है वो पकड़ा देता है, फ्लैग पकड़ा देता है। और कैटी बोलती है फाइनली मैंने ही फ्लैग ढूंढ लिया, अब मैं पास हो गई अपने टेस्ट में, थैंक यू इकाल। और इकाल तो बेचारा एग्जॉस्टेड होकर गिर ही जाता है। कैटी बोलती है चलो फिर हम जा सकते हैं अपना अटैक करने के लिए। तो वर्णा कहता है क्या मतलब अटैक करने से। कैटी कहती है इस तरफ तुम्हें जाकर उन्हें मारना है। तो कहता है मुझे समझ नहीं आई ये क्या कह रही है, लेकिन फिर भी मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए मेरे ख्याल से। और यहाँ पर फिर फाइनली कैटी वही स्टैम्प निकालती है जिसको मैनेजर को बुलाने के लिए रखा होता है। यहाँ पर कैटी उस स्टैम्प में बोलती है कि जो मास्टर लुकस आपने वहाँ पर जो काम मैंने आपको करने को कहा था वो आपने कर दिया। तो लुकस कहता है यस मैंने वो काम कर लिया, जिन लोगों ने आपके टेस्ट में 20 में रुकावट आने की कोशिश की मैंने उन सबको पकड़ा रखा हुआ है और बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद है, सारे एसेसेंस मौजूद है। तो कैटी कहती ठीक है फिर आप लोग यहाँ पर आ जाए। और फिर हमें उन पाँचों को यहाँ पर आके दिखाया जाता है, मतलब कि एक तो लुकस होता है, दूसरा चैन होता है और साथ में 3 एसेसेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो लोग जब पहुँचते हैं वो कहते हैं क्या यहाँ पर ये क्या है, इतने सारे म्यूटेंट्स और ये लोग उन्हें मार रहे हैं, उफ यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे कैटी बोलती है कि जैसा कि मैंने सब देखा, जैसा कि मुझे मालूम था, मुझे इन दोनों को कहीं पे भी चोट नहीं लगी, मतलब कि ना ही वर्णा को लगी ना ही एडन को लगी, लेकिन बेचारे म्यूटेंट्स वो ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहे हैं, मतलब वो बेचारे थके हुए लग रहे हैं। और फिर वो जाती है लुकस के पास और कहती है सर लुकस आपको पता है सर लुकस। तो वो कहती है हाँ, कहता है हाँ मिस कैडेशिया क्या आप ठीक है। तो कैडेशिया कहती है यस मैं ठीक हूँ। बाय द वे यहाँ पे म्यूटेंट्स आए हुए हैं, तो यहाँ पर एनन कहती है ये करना क्या चाहिए। तो वर्णा कहता है हमें देखना चाहिए कि ये क्या करना चाहिए। तो कैटी बोलती है यहाँ पे इतने सारे म्यूटेंट्स हैं और अब तो मेरा टेस्ट भी क्लियर हो गया, तो अब इन लोगों से किसको हैंडल करना चाहिए। तो जो वर्णा है वो बोलता है ठीक है तुम लोग ऐसे जाओ और जाकर उन म्यूटेंट्स को हैंडल करो। वो म्यूटेंट्स जैसे ही अपना जो और है उसे निकालते हैं तो कैटी जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है और वो म्यूटेंट जो है वो उन एसेसेंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लिटरली वो जाकर उनसे लिपट रहे होते हैं, उनको सूंघ रहे होते हैं। यहाँ पर कैटी बोलती है ओ यहाँ पर क्या हो रहा है, इन म्यूटेंट्स को तो इन पे अटैक करना चाहिए था ना, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वर्णा बोलता है ये तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये लोग कैसे सूंघ रहे हैं। ओह मतलब फेरोमोन्स, मतलब कि ये होते हैं, मतलब कुछ समझ लो पार्टिकल्स जो कि बिलोंग करते हैं उन म्यूटेंट से, लेकिन वो पार्टिकल्स अगर उन्हीं की तरह के पार्टिकल्स ऑब्वियसली जैसे कि जॉम्बीज़ की मिसाल ले लो, अगर जॉम्बीज़ की ही स्मेल वापस आती है तो उस पर्सन पर अटैक नहीं करते। ये इसी तरह उन म्यूटेंट्स को अपनी जैसी ही स्मेल उन लोगों में से भी आ रही है, उन एसेसेंस में से भी आ रही है, इसलिए उन एसेसेंस पे अटैक नहीं कर रही। ये बात जो है वो वर्णा उनको समझ आ जाती है। कहती है लो मेरी बात जो थी वो उनको समझ आ गई। खैर यहाँ पर जो कहती है वो बोलती है कि इन लोगों ने ये बनाए थे, इन म्यूटेंट्स को इन्होंने बनाया था, इसलिए उनके जो फिनॉर्मस थे ना वो इनके ऊपर भी गिर गए, जिसकी वजह से वो लोग जो है ना वो जितने भी म्यूटेंट्स हैं वो उसको अपनी मदद समझ और उनसे चिपक रहे हैं।
यहाँ पे जो वर्णन होता है वो गुस्सा होता है, वो कहता है फिनॉर्मस मुझे यकीन नहीं होता तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई ड्यू की पर्सनल स्पेस में कुछ भी ऐसा करने की। वो कहता है यहाँ पर जो कैटी है वो ओवर एक्टिंग कर रही होती है थोड़ा रिकॉर्डिंग करने के लिए। वो बोलती है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पीपल ने इन लोगों को बनाया है, इन म्यूटेंट्स को इधर की असिस्टेंट से बनाया है। और देखते ही देखते वो जो म्यूटेंट्स होते हैं ना वो जाकर चले जाते हैं चैन की तरफ। और चैन बोल रहा था तुम लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हो, वो सारे जाके चैन से चिपक जाते हैं। और चैन कहता है मुझे बचाओ। तो कहती है ओह ये लोग तो मास्टर चैन के पास भी जा रहे हैं, इसका मतलब मास्टर चैन भी इस चीज़ों में इन्वॉल्व थे, मुझे यकीन नहीं आता मास्टर चैन ने भी वो फिनॉर्मस बनवाए हैं। तो चैन कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं बनाया, मुझे इन चीज़ों में मत घुसाओ, तो मुझे फ्रेम कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर जो वर्णन है वो आ गया था और अपनी तलवार निकालता और कहता है सच सच बोलो, अगर तुमने अपने खानदान के साथ धोखा किया है तुमने कैसे गद्दारी कर सकते हो अपने ही खानदान के साथ। तो चैन बोलता है नहीं मैंने अपने खानदान के साथ बिल्कुल गद्दारी नहीं की। यहाँ पे कैटी बोलती है मुझे यकीन है ये फिनॉर्मस इसने खुद नहीं बनाया, इसने ये काम यकीन दूसरों से करवाया होगा। लेकिन जब ये उन म्यूटेंट्स को टच करने गया तो वो कुछ फिनॉर्मस इसके पास भी लग गए, जिसकी वजह से वो लोग अब वो म्यूटेंट्स इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इससे बड़ा एविडेंस और कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर वो हंसते हुए जाती है चैन के पास और कहती है कि प्लीज़ इतनी मेहनत करने से तो अच्छा था तुम इस इंसान में मेहनत कर रहे थे, इस तरह तुम्हारी बुरी मौत तो ना होती है। कहते वो अपनी पीठ करती है चैन की तरफ और वो जाती है उसके पास लुकिस के पास जाती है। तो लुकिस कहते हैं चले लेडी फिर हम लोगों को चलना चाहिए। और वो कहते हाथ पकड़ता है और सीधा पहुँच जाता है इंपीरियल हाउस में। यहाँ पे दरवाजे पे दस्तक होती है और जो ड्यूक है वो बोलता है कि अंदर आ जाओ। और सामने खड़ी होती है कैटी, वो बोलती है ड्यूक मैं वापस आ गई, देखिए ना मैंने फ़ौरन से वो फ्लैग हासिल कर लिया, मैंने वो टेस्ट पास कर लिया, चलिए फ़ौरन से मुझे मेरी स्टैम्प को पकड़ा दीजिए। तो ड्यूक जो है वो कैटी को गले लगाता है और बहुत ज़्यादा ब्राइटली हंस रहा होता है वो। और वो कहता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें स्टैम्प दूंगा, आखिरकार तुमने वो टेस्ट इतने पोलाइटली और इतने फ्लाइंग कलर्स के साथ यानी कि बहुत ज़्यादा आसानी से पास जो कर लिया है। सो यस इसी के साथ इस कॉमिक का जो सीज़न 1 है वो ख़त्म हो गया और सीज़न 2 के तब तक मुझे कोई चांसेस दिखे ही नहीं, क्योंकि मैंने हर वेबसाइट पर सर्च किया लेकिन इससे रिलेटेड कोई अपडेट मुझे देखने को नहीं मिली, जिससे मैं खुद भी बहुत ज़्यादा उदास हूँ। तो आप फिक्र मत करो, जैसे इसका नेक्स्ट सीज़न आएगा मैं उसे फ़ौरन ही एक्सप्लेन कर दूँगी। और हाँ एक और बात बतानी है, मैं इस वीडियो पर 2 दिन से मेहनत कर रही हूँ, मतलब लिटरली सुबह दोपहर के 2-3 बजे बैठी थी रोज़े में और सुबह के 7 बज जाते हैं। अभी भी मुझे 6:17 हो गए इस वीडियो को ख़त्म करते करते, एडिटिंग करते हुए 7 तो हो ही जाएंगे सुबह के। तो प्लीज़ मेरी मेहनत की थोड़ी सी वर्थ अदा करो और बस वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, बगैर लाइक किए मत जाना और प्यार से कमेंट छोड़ के जाना। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दो। और यस इट्स इनफ फॉर टुडे, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।